आओ मेरे जवानों, शुरू कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेमी वर्ब टू। इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल क्या होते हैं? सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं। चाहे तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर दोनों फीचर होते हैं। इनके अंदर नाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेमी वर्ब है ना। जैसे एडजेक्टिव के अंदर कौन कौन से फीचर हो सकते हैं? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जिरंड के अंदर कौन कौन सा फीचर हो सकता है? नाउन वाला, है ना। पार्टिसिपल में कौन सा फीचर हो सकता है? एडजेक्टिव वाला। तो इनके अंदर एक फीचर तो अपना ये वाला हो गया, प्लस में एक फीचर इनबिल्ट होता कौन सा? वर्ब वाला, क्योंकि ये क्या है? सेमी वर्ब में, अर्ध वर्ब में, ठीक है। अब वो जो उस दिन कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने पिछली क्लास में, आज उसी की ही अपने को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप इन सारे सेंटेंसेस को अपने आप ब्रेक करेंगे पहले, ठीक है, फिर मैं कराऊंगा। बढ़िया सेंटेंस है। देखो, अगर ये वाले सेंटेंस भी आपने खुद ब्रेक नहीं करे ना, तो बहुत दिन आपको कष्ट रहेगा। बहुत दिन क्या, मुझे लगता है पूरा कोर्स ही निकल जाएगा और आप हर रोज ये रहोगे, यार ये जिरण जिरण का ऑब्जेक्ट, जिरण जिरण का ऑब्जेक्ट हो कैसे रहा है। एक बार खुद से समझ लो। लास्ट लेक्चर अगर समझ में आया तो इसके अंदर एक वर्ड ऐसा नहीं है जो तुम कर नहीं पाओगे, वादा है मेरा, ठीक है। इसको अपने आप से एक बार ब्रेक करके दिखाओ। वीडियो को पॉज कर लो, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, और फिर खुद एक बार ब्रेक करो इसको, ठीक है। मिलता हूँ पॉज के बाद। हाँ जी, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन्होंने अब भी नहीं किया, कल की तरह ऐसी तैसी कराओ अपनी। कुछ बस की नहीं है तुम्हारे, नहीं होगा तुमसे, लिखवा लो मुझसे। इसीलिए देखो, ऑनलाइन कोर्स में वो इफेक्ट नहीं आ पाता। अब क्लास के अंदर तो मैं एक एक बच्चे की कॉपी चेक करके आता, हाँ भी तुम बता, हाँ भी तुम बता, जबरदस्ती करके पढ़ाता। मतलब इतनी बेइज्जती कर देता हूँ मैं क्लास के अंदर कि निकम्मे से निकम्मे लड़के को पता होता है कि जिरंड और जिरंड का ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो समझना, अब यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ बाप का अगर पैसा लगाया है ना इस कोर्स को लेने के लिए, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो अपनी तरफ से धक्का कर ही रहा हूँ। इससे ज़्यादा धक्का मुझे नहीं लगता ऑनलाइन कोर्स में कोई कर सकता है। मैं अपनी तरफ से फिर भी कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर अब भी वीडियो पॉज नहीं किया था ना, तो पीछे करके पॉज करके कर लो ब्रेक। मान लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यार से, ठीक। चलो आ जाओ। दे एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम द स्कूल फॉर ब्रेकिंग द विंडोज। इसको करना शुरू कर दें ब्रेक। एक्सपेल, एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम क्या हो गया? प्रिपोजिशन हो गया। स्कूल क्या हो गया? इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब तो हमने छोड़ दिया ना यार अब, कि दे प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है। ये सब तो छोड़ चुके हम, समझ में आने लग गया ना इतना तो अब हमें। नेक्स्ट, फोर क्या है? प्रिपोजिशन है। अब यहाँ पे देखो, V1 प्लस आई के बाद अगला नाउन आ गया। V1 प्लस में आई के बाद अगला नाउन आ गया। अब मुझे बताओ, केस 1 और 2 तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले कोई बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं है। 1 और 2 तो पार हो गया। 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ रहा है। ये या तो केस नंबर 4 है, या केस नंबर 5 है, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 है कि 5? पहले तो कॉन्सेप्ट से देख सकते हो। ब्रेकिंग ने विंडोज की कोई विशेषता बताई क्या? विंडोज की विशेषता कैसी होंगी? लार्ज विंडोज, है ना, स्मॉल विंडोज, ओपन विंडोज, क्लोज्ड विंडोज। कोई ऐसा वर्ड हो जो उसकी विशेषता बता रहा हो बेसिकली। मुझे बताओ, ब्रेकिंग ने विंडोज की कोई विशेषता बताई क्या? नहीं बता रखी, तो ये एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव नहीं है तो ये जिरंड और जिरंड का ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अगर वैसे नहीं देखना तो जो लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था उससे देख लो। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये नाउन होता, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये नाउन वाला कॉम्बिनेशन होता, तो ये नाउन इसका डूअर होता, हाँ कि ना। क्या खिड़कियां किसी को तोड़ेंगी? बताओ, क्या खिड़कियां किसी को तोड़ेंगी? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। अब दो लड़कों ने खिड़कियां तोड़ी, खिड़कियों ने एक काम किया, चलो अपन एक काम करो, और किसी को तो तोड़ नहीं पाएंगे, ये दो पेन तोड़ देते हैं। हो पाएगा ऐसा? मेरे भाई, खिड़कियां तोड़ने के काम की डूअर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है? ये इसके डूअर नहीं है। डूअर नहीं तो केस नंबर 4 नहीं है। केस नंबर 4 नहीं तो फिर बच गया क्या? केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है? ये है जी जिरंड। जिरंड क्या होता है? नाउन होता है। काम क्या कर रहा है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। और ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। इतनी कहानी क्लियर है? अब यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ, देखो बहुत काम आएगी, ठीक है। वर्ब से वट या होम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, इतना तो हम जानते हैं ना। और हम ये भी जानते हैं कि कई बार ये बात फॉलो नहीं होती, उस टाइम अपना दिमाग चलाना पड़ता है। तो जनरली, आम तौर से मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। वर्ब से वट या होम का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सेमी वर्ब से वट या होम का रिप्लाई सेमी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन से वट या होम का रिप्लाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है।
ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, सीधा समझो वट या हुम के रिप्लाई, वट या हुम के रिप्लाई। अब इस बात को जो बोली इसको लगा के दिखाता हूं। दे एक्सपेल्ड हुम, दे एक्सपेल्ड हुम, दे एक्सपेल्ड हिम। वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट, अब इसमें काफी बच्चे कहेंगे सर ये तो फ्रॉम वेयर का रिप्लाई है ना। ये बात यहाँ पे लगी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको देखो बुद्धि दे रखी है, द आर्टिकल लगा के, आर्टिकल नाउन के साथ आते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ अपना दिमाग चलाना पड़ गया। दे एक्सपेल्ड हुम, हिम। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्कूल। भले ही वेयर का रिप्लाई है, लेकिन द आर्टिकल तो पता चल गया नाउन है, नाउन है तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, क्यों, फॉर ब्रेकिंग। फॉर व्हाट, फॉर ब्रेकिंग। प्रेपोजिशन से व्हाट या होम का रिप्लाई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ब्रेकिंग व्हाट, क्या तोड़ने के लिए, ब्रेकिंग द विंडोज। वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन से व्हाट या होम का रिप्लाई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और सेमी वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई सेमी वर्ब का ऑब्जेक्ट। जनरली ये बात अप्लाई होती है, ठीक है। कई बार आपको जब आगे प्लेस लिख के देता ना, तो ये बात कई बार आपने दिमाग चला के यूज करनी पड़ती है। यहाँ पे द आर्टिकल से पता चल गया। जैसे आपको लास्ट टाइम जब करवाया था तो दिल्ली की बात करी थी, फ्रॉम दिल्ली, वहाँ पे दिल्ली प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, तो वैसे पता चल गया था कि नाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। वी पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स बाय थ्रोइंग वाटर ऑन देम, ठीक है। इसका मतलब तो पता चल गया ना भाई ऊपर वाले का। एक्सपेल वर्ब का मतलब होता है, मतलब निष्कासित करना, स्कूल से निकाल देना, कहीं से भी निकाल देना ना, स्कूल से नहीं, निकाल देना, ठीक है। उन्होंने उसे निकाल दिया स्कूल से, उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया, क्यों, खिड़कियां तोड़ने के लिए, खिड़कियां तोड़ने के लिए उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया। ये कोई लड़का होगा शरारती, इसने खिड़कियां विड़कियां तोड़ दी होंगी, तो उसने मतलब स्कूल वालों ने उसको निकाल दिया, ये मीनिंग है उसका। दे पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स बाय थ्रोइंग वाटर ऑन देम, इसका मतलब है उन्होंने लड़ते हुए, या हमने, वी है ना, हमने लड़ते हुए बैलों को शांत कर दिया उनके ऊपर पानी डालकर। देखा होगा ना जनरली जब बैल वैल लड़ रहे होते हैं तो लोग उनके ऊपर पानी वानी डालते हैं, ठीक है। मतलब मुझे पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, ऐसा तो है नहीं कि बैलों का दिमाग गर्म हो जाता है, उस पर पानी डालने से वो ठंडा हो जाता है, फिर वो लड़ना बंद कर देते हैं। शायद मतलब डर जाते होंगे या कुछ भी, पानी से थोड़ा डराना उनको आसान होता होगा, आई डोंट नो क्या लॉजिक है, लेकिन ऐसा होता है। जब बैल वैल लड़ रहे होते हैं तो जनरली उनके ऊपर पानी वानी का जग भर के या पानी की बाल्टी डाल देते हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। चलो आ जाओ। वी पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पैसिफाइड क्या हो गया, वर्ब हो गया। वी पैसिफाइड, किन को पैसिफाई किया भाई, किन को पैसिफाई किया, वी पैसिफाइड व्हाट, बुल्स। बुल्स क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस फाइटिंग को देखना, वर्ब हो सकता है कहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नाउन हो सकता है कहीं, ये साथ में दूसरा नाउन क्या कर रहा है। इन बातों से मुझे पता चल गया ये तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग बुल्स। ऐसे नहीं देखना तो फिर अपना लास्ट क्लास वाला लॉजिक। मुझे बताओ V1 प्लस ING के बाद अगर नाउन आ रहा है तो केस नंबर 1 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले बी की फॉर्म नहीं है। केस नंबर 2 में बी की फॉर्म चाहिए, वो भी नहीं है। केस नंबर 3 में इसके बाद नाउन नहीं आ सकता, केस नंबर 3 भी नहीं, बच गया 4 और 5। अब मुझे बताओ ये बुल्स जो है ये फाइटिंग का डूअर है, हाँ कि ना। अगर ये डूअर है तो फिर ये कैसे टूटेगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव और ये नाउन। भाई आया समझ में कि ना आया, सिंपल सी बात थी यार। केस नंबर 4 और 5 में क्या फ़र्क था कि केस नंबर 4 में V1 प्लस में ING में जो एक्शन हो रहा है आगे लिखा गया नाउन उसका डूअर मिलेगा, और केस नंबर 5 में V1 प्लस ING में जो एक्शन हो रहा है आगे लिखा गया नाउन उसका डूअर नहीं होगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन का कॉम्बिनेशन है या फिर जिरेंड प्लस में जिरेंड के ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है इतना। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। बाय क्या हो गया, बाय, बाय हो गई आपकी प्रीपोजिशन, ठीक है। अब ये है थ्रोइंग वाटर ऑन देम, ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है, और ये देम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब थ्रोइंग वाटर को देख लो, इससे पहले बी की फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 तो बाहर हो गए। V1 प्लस ING के बाद नाउन आ रहा है तो केस नंबर 3 भी नहीं है ये। अब या तो ये केस नंबर 4 है या फिर केस नंबर 5 है। मैं फिर बता रहा हूँ ये केस नंबर 4 5 रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात बताओ, थ्रोइंग ने वाटर की विशेषता बताई क्या, थ्रोइंग ने वाटर की कोई विशेषता बताई क्या। वाटर की विशेषता क्या होगी, क्लीन वाटर है ना, डर्टी वाटर, कुछ भी लगा लो, वाटर की कोई भी विशेषता लगा लो, प्योर वाटर, ठीक, केमिकल वाटर, कुछ मर्जी लगाओ, कोई ऐसा वर्ड लिख दो जो उसकी विशेषता बताने लग जाए। मुझे थ्रोइंग ने वाटर की कोई विशेषता बताई क्या, नहीं बताई, तो एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव नहीं तो जिरेंड प्लस में जिरेंड का ऑब्जेक्ट। और अगर वैसे चलना है तो फिर ऐसे देख लो, मुझे बता दो कि V1 प्लस में ING के बाद नाउन आ गया तो इसका मतलब 4 या 5 नंबर केस में से है ही।
वाटर थ्रोइंग का डूअर है क्या? वाटर किसी को थ्रो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। अगर आगे लिखा गया नाउन V1 प्लस आईएनजी में हो रहे एक्शन का डूअर हो तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, डूअर ना हो तो ये जिरंड, और ये जिरंड का ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर ये कैसे टूट गया मेरे भाई? ये बन गया जिरंड और ये बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। इतनी कहानी क्लियर है। अब ये जिरंड बन गया तो क्या बन गया? नाउन बन गया। नाउन बन गया तो क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का, किसके? प्रेपोजिशन का। और ये ऑब्जेक्ट हो गया जिरंड का। जैसे ये विंडोज जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया था इस ब्रेकिंग का। समझ में आया? अरे बोलो, जिरंड है, नाउन का काम कर रहा है, लेकिन सेमी वर्ब भी तो है, अर्ध वर्ब भी तो है, अपना ऑब्जेक्ट भी तो रख सकता है। ऐसे ही इसके अंदर सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, भले ही नाउन का काम कर रहा है लेकिन अपना ऑब्जेक्ट भी तो रख सकता है। अब फिर इस पे वही बात अप्लाई करके देखते हैं जो पिछले सेंटेंस में बोली। दे पैसिफाइड व्हाट बोल्स, वर्ब से वट या होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। बाय व्हाट, बाय व्हाट कैसे? बाय थ्रोइंग, थ्रोइंग व्हाट? थ्रोइंग वाटर। वर्ब से वट या होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रीपोजिशन से वट या होम के रिप्लाई प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। सेमी वर्ब अर्ध वर्ब से वट या होम के रिप्लाई अर्ध वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑन होम, ऑन देम। वर्ब से वट या होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट, सेमी वर्ब से वट या होम के रिप्लाई सेमी वर्ब के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन से वट या होम के रिप्लाई प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। याद रह जाएगा? चलो जी अब नेक्स्ट पे आ जाओ। दे सब्जेक्ट हो गया, प्रोटेक्टेड वर्ब हो गया, ये देमसेल्फ वर्ब के बाद लिखा हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि बचाने वाले भी दे हैं और बचने वाले भी दे हैं। उन्होंने खुद को बचाया, उन्होंने खुद को बचाया। कैसे बचाया? बाय, बाय तरीके को दिखाने के काम भी आता है। कोई काम कैसे हो रहा है? बाय प्रीपोजिशन हो गया। अब यहाँ पे देखो, टेकिंग शेल्टर, बिहाइंड प्रीपोजिशन है और ये ट्री इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बिहाइंड व्हाट? बिहाइंड व्हाट? बिहाइंड अ ट्री। अब ये क्या है? बेसिकली प्रीपोजिशन से वट या होम का रिप्लाई हो गया तो क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखना जरा, टेकिंग शेल्टर, ये टेकिंग केस नंबर 1 में आएगा क्या? उसमें तो इससे पहले बी की फॉर्म चाहिए, नहीं आया। केस नंबर 2 में बी की फॉर्म चाहिए, नहीं आया। इसके बाद नाउन आ जाए तो केस नंबर 3 भी नहीं है, यानी केस नंबर 4 और 5 में से एक है। ठीक है, ऐसे जाना है तो ऐसे जाएंगे, नहीं तो फिर अपना देसी तरीका। टेकिंग ने शेल्टर की कोई विशेषता बताई क्या? टेकिंग ने शेल्टर की कोई विशेषता बताई? नहीं बताई तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया तरीका तो देखो है ही नहीं। 1 सेकंड का तरीका है, कॉन्सेप्चुअल तरीका है, सोचना नहीं बात नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का काम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना होता है। अगर बताए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहना, वरना मत कहना। दूसरे तरीके से जाना है, लंबे तरीके से जाना तो आ जाओ। क्या शेल्टर टेकिंग का डूअर है? क्या शेल्टर कुछ टेक कर रहा है? नहीं जी, शेल्टर तो उल्टा टेक किया जा रहा है, लिया जा रहा है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? शेल्टर इस काम का डूअर ही नहीं है। अगर ये इस काम का डूअर नहीं है तो समझ जाओ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है तो फिर ये क्या है? ये जी आपका जिरंड। जिरंड है, नाउन है, काम ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। शेल्टर क्या हो गया? शेल्टर ऑब्जेक्ट हो गया इस जिरंड का। दे प्रोटेक्टेड होम, दे प्रोटेक्टेड होम देमसेल्व्स बाय व्हाट? बाय टेकिंग। टेकिंग व्हाट? टेकिंग शेल्टर। बिहाइंड व्हाट? बिहाइंड अ ट्री। वर्ब से वट या होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन से वट या होम के रिप्लाई प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, सेमी वर्ब से वट या होम के रिप्लाई सेमी वर्ब के ऑब्जेक्ट। याद रह जाएगा? नेक्स्ट, टू ब्लेम अदर्स फॉर हिज फेलियर्स, इसका मतलब क्या हो गया भाई? उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया शेल्टर लेकर। कहाँ शेल्टर लेकर? एक पेड़ के पीछे शेल्टर लेकर। मान लो जैसे कोई कहीं तेज ओले वोले पड़ने लग गए या कोई गोलियां वोलियां चल रही हैं, जैसे ना अभी आरक्षण वारक्षण की जैसे डिमांड फुल चलती है, उस टाइम पे लोग वायलेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरा कोई किसी पे कटाक्ष करने का कोई मन नहीं है भाई, सब बढ़िया है, अपनी तरफ से सब बढ़िया है। ठीक, मैं ना किसी सरकार में इंटरेस्टेड हूँ, ना किसी धर्म में इंटरेस्टेड हूँ, ना किसी जाति में इंटरेस्टेड हूँ, कोई अपना किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो तो बात ये है कि उस कुल में पैदा हो गए, लोग पूरा नाम पूछते हैं तो आगे लिख देता हूँ, नहीं मैं मानता भी नहीं हूँ। पहले जब मैं इनकम टैक्स में काम करता था तो हमारे ऑफिस में एक लड़का था हैदर नाम से। ठीक है, मुझे अपने खाने से ज़्यादा खाना उसका स्वाद लगता था, तो उसने अपना खाना, तो जब तक मैं उसके ऑफिस में रहूँ ना, मैं उस ऑफिस में रहूँ, तो मुश्किल से अपना खाना तो उसने कभी बहुत ही कम खाया होगा लंच के अंदर, मैं नहीं खाया उसका खाना। तो मैं जाति धर्म वरम और इन सब में मानता नहीं हूँ मेरे भाई, सिंपल एक ही चीज़ में मानता हूँ, इंसान कैसा है। अपनी समझ, अपना आईक्यू लगा के उस इंसान को परखता हूँ, अगर वो मुझे ठीक लगता है तो मुझसे अच्छे से बात करता हूँ, नहीं ठीक लगता है दूरी बना लेता हूँ, बात खत्म। ठीक है,
आप भी ये कॉन्सेप्ट लगाओ ज़िंदगी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ये सब टुच्ची बातें होती हैं, कुछ नहीं है। मैंने अप्लाई करके देख लिया और मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, सीरियसली बता रहा हूँ। अब मेरे जो दोस्त हैं ना, मैक्सिमम दोस्त, काफ़ी लोग तो बिहार के हैं, ठीक है, बहुत लोग बिहार के हैं। तो हमारे इधर हरियाणा में ना, मतलब बिहार वालों को इज्जत नहीं देते कोई खास। लेकिन सच बताऊँ, मैंने परख के देखा ना, तो उनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं +1 +2 की कोचिंग के टाइम पे पहली बार बिहार वालों के इंटरेक्शन में आया यार। वो पक्के वाले दोस्त होते हैं भाई, वो ऐसे वो वाले फॉर्मेलिटी वाले दोस्त नहीं है, वो बढ़िया वाले दोस्त हैं, ठीक है। और खुददार आदमी उनसे ज़्यादा नहीं मिलता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी से इंटरेक्ट करते हो ना, चक्कर क्या होता है ना, हमारे दिमाग में चीज़ें पहले ठूस दी जाती हैं, अपने दिमाग में कुछ फीड कर दिया, अभी ये लोग ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। अब खुद नहीं जाके अपना दिमाग अपने बुद्धि भगवान ने दे रखी कि नहीं दे रखी है, तो अपना दिमाग लगा के सोचेगा, किसी और की फीड करी हुई बात से सोचेगा, बस बात यही है। तो मैं अपना दिमाग लगाना ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। चलो बात लंबी खिंच गई, आ जाओ। तो मैं कहना चाह रहा था, दे प्रोटेक्टेड whom themselves by what, by taking what, shelter behind what, behind a tree। मान लो कि कहीं जा रहे हैं तो वो पत्थरबाजी वगैरह हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के पीछे शेल्टर ले लिया, पेड़ के पीछे छुप गए ताकि उनको वो पत्थर वत्थर ना लगे, ठीक है। आ जाओ। टू ब्लेम अदर्स फॉर हिज फेलियर्स हैज़ बीन राजेश's हॉबी। इस सेंटेंस का पहले तो समझ लो मतलब क्या है। दूसरों को ब्लेम करना मतलब दूसरों पे आरोप लगाना, किस चीज़ के लिए, अपनी असफलताओं के लिए। दूसरों पर आरोप लगाना अपनी असफलताओं के लिए हॉबी रहा है राजेश की, हॉबी रहा है राजेश की, ठीक है। आ जाओ अब इस पे, इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है क्या यार कि टू प्रेपोजिशन हो जाए और ब्लेम इसका ऑब्जेक्ट हो जाए? ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब तो तुम भी समझने लग गए हो कि ये टू ब्लेम क्या बनेगा। बेसिकली ये टू ब्लेम है इन्फिनेटिव। टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म नजर आ रही हो, सेंटेंस पढ़ने में सही लग रहा हो तो समझ जाना कि ये इन्फिनेटिव हो गया। अगर ये इन्फिनेटिव है तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है ये? चलो एक काम करते हैं, इसको लास्ट में ही लेके आएंगे, इसको भी छोड़ ही दो तुम, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। ये लास्ट में खुद चीख चीख के बताएगा मैं क्या हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, देखना अभी थोड़ी देर में। फोर क्या है? प्रिपोजिशन है। फेलियर्स क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। हिज क्या है? इस फेलियर नाउन पे पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बीन क्या है? मेन वर्ब है। अब मुझे एक चीज़ सोच के बताओ कि ये जो बीन है ये लिंकिंग वर्ब होगी हाँ कि ना? सोच लो एक सेकंड बढ़िया से। पहले भी शायद हमारी बात हो चुकी है जहाँ तक मुझे याद है। ये लिंकिंग वर्ब है मेरे भाई। काफ़ी बच्चे ना दिमाग में एक प्रोग्राम फीड कर लेते हैं, सर लिंकिंग वर्ब तो अकेला सा वर्ड होता है। मैंने ऐसा कभी बोला? ईमानदारी से बताओ, मैंने लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या बोली है आपको? बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम कर दे तो वो लिंकिंग वर्ब है। यही बात बोली है मैंने। बी की फॉर्म यदि मेन वर्ब का काम कर दे तो वो लिंकिंग वर्ब है। यहाँ मेन वर्ब कौन है? बीन है। और ये बीन किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है, तो लिंकिंग वर्ब है। अरे आया समझ में कि ना आया? सर इससे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब की को बात की थी उस टाइम पे। एक चीज़ समझो, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। वर्ब की तीसरी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी आती है क्या? तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी जब बीन लिखोगे। अरे हाँ कि ना? बीन को बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख पाओगे कभी जीवन में? ये तो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, इससे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन उससे क्या इसका लिंकिंग वर्ब होने का कोई लेना देना है? सीधी बात यह है, बी की फॉर्म यदि मेन वर्ब का काम कर दे तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बात खत्म। इसने मेन वर्ब का काम कर दिया, लिंकिंग वर्ब हो गई। ऑब्वियस है ना यार, वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गई, आपकी मेन वर्ब ब्रैकेट में लिंकिंग वर्ब लिख देता हूँ। लिंकिंग वर्ब हो गई तो इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा क्या? इसके बाद आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हॉबी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इतनी बात आई समझ में? ये एक नाउन के साथ दूसरा नाउन कैसे आ पा रहा है? क्योंकि इसका भले ही नाम नाउन है लेकिन ये काम कैसे हैं? एडजेक्टिव वाले। ये नाउन है पॉजेसिव केस का। राजेश का पोजेशन बना रहा है हॉबी पर। किसकी हॉबी है? राजेश की हॉबी। समझ में आया मेरे भाई? अब देखो, वर्ब आ गई, लिंकिंग वर्ब थी, उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इधर देखना जरा, फोर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे पास अक्षर क्या बचे हैं? देखो, एक तो अदर्स बचा है और एक मेरे पास बचा है ये टू ब्लेम। इन दोनों में से एक हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सोच के बता दो क्या है सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के केस में सब्जेक्ट कौन होता है? मुझे इतना बताओ, याद आ रहा? लिंकिंग वर्ब के केस में सब्जेक्ट कौन होता है? जैसे एक्टिव पैसिव में कैसे देखते हैं सब्जेक्ट? एक्टिव में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, पैसिव में सब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है।
लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन होता है? लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करी जाए। कैसे पता चलेगा बात किसके बारे में करी जा रही है? बात को पढ़ लेते ना। बात क्या है? राजेश की हॉबी रही है, हैज बीन राजेश हॉबी। राजेश की हॉबी रही है, क्या रही है राजेश की हॉबी? क्या है राजेश की हॉबी? अदर्स हैं क्या राजेश की हॉबी? और लोग हैं राजेश की हॉबी ना? ब्लेम करना। क्या रही है हॉबी? ब्लेम करना। किनको? अदर्स को। तो बेसिकली ये ब्लेम करना जो है ना, ब्लेम करना, एक चीज समझो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, देखो गजब का लॉजिक है, ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। इधर देखो शुरू से, मैं एक बार थोड़ा सा दूर होता हूँ बोर्ड से। इधर देखो, ये और ये दो है मेरे पास सब्जेक्ट बनने के ऑप्शन, एक ये है एक ये है। वर्ब कैसी है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर है। अरे हाँ के ना, वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट किसी कीमत पर ये हो सकता है क्या? नहीं होगा। सब्जेक्ट कौन होगा? ये होगा। अभी तो एरर नहीं पड़ा रहा ना, वहाँ इसी बेस पे एरर करूँगा, वहाँ हैव लिख के दूंगा, देखें कितने लोगों को याद रहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया। कैसे हो गया सब्जेक्ट? यार मैंने सेंटेंस को पढ़ दिया ना। दूसरों को ब्लेम करना राजेश की हॉबी रही है। हॉबी क्या हो सकती है? दूसरे लोग हॉबी होंगे कि ब्लेम करना हॉबी होगा? ब्लेम करना हॉबी होगा। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हो गया? टू ब्लेम हो गया। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो काम क्या कर गया? नाउन का काम कर गया। है क्या ये? इसका हाईफाई नाम क्या है? इन्फिनेटिव। और ये अदर्स क्या बन जाएगा? टू ब्लेम हुम। वर्ब से वटिया होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रेपोजिशन से वटिया होम के रिप्लाई प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। सेमी वर्ब से वटिया होम के रिप्लाई सेमी वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। टू ब्लेम होम, किसको ब्लेम करना? अदर्स को। तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। इतनी बात आ गई समझ में? चलो जी, अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर एंड मैनी अदर डिजीजेज। सिगरेट को पीना, सिगरेट स्मोक करना कैंसर को कॉज करता है और बहुत सारी और बीमारियां भी कॉज करता है। स्मोकिंग सिगरेट, अभी इसको देखो अपने आप ही चिक चिक के बताएगा ये। कॉजेज क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। कॉजेज व्हाट? क्या कॉज कर देता है भाई ये? क्या कॉज कर देता है ये? कैंसर और काफ़ी सारी और बीमारियां। कैंसर ऑब्जेक्ट हो गया, आगे भी ऑब्जेक्ट आएगा, क्यों? क्योंकि बीच में आ रही है कंजंक्शन। तो ये डिजीजेज क्या बन जाएगा? ये भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतने काम तो अपन जान गए ना यार। नाउन है, टाइप कॉमन है क्योंकि काउंटेबल है, वो सब जानते हैं ना अपन। कैंसर नाउन है, टाइप प्रॉपर है। अदर क्या हो गया? अदर इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। और मैनी भी क्या हो गया? इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। अब सर मैनी तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ये अदर कौन सा एडजेक्टिव है? देखो समझना, एडजेक्टिव की मैं जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो टाइप पढ़ाऊंगा 10 के अराउंड, ठीक है। अब हर वर्ड को टाइप में बांटना पॉसिबल नहीं है। वो जो आपको टाइप पढ़ाई जाती है ना, वो बेसिक टाइप्स होती हैं बेसिकली। ऐसी एडवर्ब है, जैसे एडवर्ब की मैंने आपको क्या पढ़ाया? टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, इतना ही तो पढ़ाया। और भी बहुत सारी टाइप के एडवर्ब है, कुछ तो भी टाइप बची हुई है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। जो बाकी हैं हर बार टाइप में बांट पाओ, ये बात पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस एक आइडिया होना चाहिए कि आपको काम क्या कर रहा है। अदर डिजीजेस, और बीमारियां, समझ में आया? काफ़ी सारी और बीमारियां, तो इसने इसको क्वालिफाई किया। अरे हाँ कि ना, नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव है, बस इतना समझ लो। वो डिटर्मिनर और एडजेक्टिव वाली बात याद है ना, बेसिकली डिटर्मिनर है, इसको वो बोलेंगे डिटर्मिनर। आगे कभी चल के जब अपने को दोनों को अलग करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, अभी के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को एडजेक्टिव मान लेंगे। इतनी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट वर्ब आ गई। क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब मुझे बताओ कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर होगा। जो भी इस काम को कर रहा होगा ना वही डूअर हो जाएगा। काम क्या हो रहा है? कैंसर और काफ़ी और बीमारियों को कॉज करना। कौन करता है? सिगरेट की स्मोकिंग। बताओ किससे होता है कैंसर? स्मोकिंग से होता है कि सिगरेट से होता है? सोचो। सिगरेट से होता है, आता भी है, सिगरेट से होता है कैंसर, है ना मेरे भाई। सिगरेट जब खरीदने जाते हैं लोग, तो वो पनवाड़ी की दुकान होती है, उस पर एक आदमी बैठा रहता है, दिन रात वो सिगरेटों से घिरा रहता है, ऐसे डब्बियाँ डब्बियाँ पड़ी होती हैं, उसको तो नहीं होता कैंसर। बस सिगरेट से कैंसर वैंसर नहीं होता। कैंसर होता है सिगरेट पीने से, स्मोक करने से, धूम्रपान से कैंसर होता है। वरना नीचे क्या लिखा था? सिगरेट से कैंसर होता है। क्या लिखा था जब फिल्म देखने जाते हो? नीचे धूम्रपान से कैंसर होता है। उस धुएं के पान से, उस धुएं का पान, धूम्रपान, उसको पीने से, कहने का मतलब उसको स्मोक करने से कैंसर होता है। सिगरेट से कैंसर नहीं होता। आपके सामने ऐसे डिब्बी पड़ी रहे। ऐसे ही टेलीविज़न से आंखें खराब होती हैं क्या? टेलीविज़न से आंखें खराब नहीं होती मेरे भाई, उसको बंद करके रखा रहने दो, नहीं होंगी आंखें खराब।
टेलीविज़न देखने से, वॉचिंग टेलीविज़न, उस चीज़ से ख़राब होंगी आंखें। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो स्मोकिंग बनेगा, ना कि सिगरेट्स। इतनी बात समझ में आई? और लॉजिक लेना तो देखो, सिगरेट सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? प्लूरल। वर्ब प्लूरल कौन सी होती है? बिना एस वाली, तो यहाँ कोज ना लिखा होता। और चलो तुम्हारे कहने से लो मैंने इसको सब्जेक्ट बना लिया, तुम राजी रहो। अब स्मोकिंग बताओ क्या बनाओगे? वर्ब तो बना नहीं सकते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या बनाओगे उसको? उसको बना देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्मोकिंग ने कोई सिगरेट की विशेषता बता दी? सिगरेट की विशेषता कैसे होगी? कॉस्टली सिगरेट, चीप सिगरेट, लॉन्ग सिगरेट, स्मॉल सिगरेट, ऐसी विशेषता होगी। स्मोकिंग ने सिगरेट की कोई विशेषता बता दी क्या? तो अगर तुमने इसको नाउन बना लिया ना तो उसका फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर पाओगे। बेसिक नाउन बना लिया का मतलब, मेरे कहने का मतलब इसको सब्जेक्ट बना लिया। अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट इसको बोल दिया तो इसका फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर पाओगे। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे अदर्स को आपने हॉबी बना के सब्जेक्ट बना दिया ना तो इस वर्ड का फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो बेसिकली ऐसे नहीं टूटेगा ये टूटेगा कैसे? ये टूटेगा ऐसे। स्मोकिंग क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन है तो जिरंड है। और ये सिगरेट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। भाई आया समझ में? देखो यार, ये जो चीज़ है ना, ये सेमी वर्ब पार्ट 2 लेक्चर, ये मेरा ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क। ठीक, ये जो बच्चे जैसे कहते हैं ना, जिरंड जिरंड का ऑब्जेक्ट, जिरंड जिरंड का ऑब्जेक्ट, ये अमन वशिष्ठ का ट्रेडमार्क है। ठीक, तो इस लेवल का ही चलेगा आगे। सेंटेंस में कोशिश करूंगा कि सारे के सारे बढ़िया लेवल के सेंटेंसेस लिखूं। लेवल का भी देखो अंत नहीं हो सकता। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2012 के अंदर, मैं नहीं लिखता था बिल्कुल भी ये। ठीक है, ये भी लगा लो ज़्यादा ज़्यादा 2-2.5 साल पहले पढ़ाने शुरू किए होंगे। आगे चल के और कुछ नया पढ़ाऊँगा, उससे आगे चल के और कुछ नया पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ करनी आ गई, वो नई चीज़ें मैं कहाँ से डेवलप कर रहा हूँ, कहाँ से बना रहा हूँ नई चीज़ें? अपना देखने का नज़रिया जो है, वो देखने का नज़रिया एक बार आ जाता है तो वो नई चीज़ें अपने आप बनने लग जाती हैं। समझ में आया? आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आ गए समझ में, उसके बाद यार आप कोई मर्जी बुक पढ़ो, वो आपको आ जाएगी समझ में। बुक्स पढ़ते जाओगे और चीज़ें सोचते जाओगे, अच्छा इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, अच्छा इसको ऐसे समझाया जा सकता है, इसको ऐसे समझा जा सकता है, नई नई चीज़ें बनती चलेंगी। तो मेरे भाई इसको अच्छे से देखो एक बार, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे पूरे कोर्स में यूज़ होता रहेगा। हर सेंटेंस में, हर मतलब 5 सेंटेंस लिखूंगा तो 5 में से 1 या 2 में तो ज़रूर जिरंड और जिरंड का ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आ रहे होंगे ज़रूर। ठीक है, तो इसको बढ़िया से नोट कर लो, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वापसी देख लो इसको। ठीक है, फिर अपन मिलते हैं प्रोनाउन चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ये बेसिक अब यहीं रोकते हैं, फिर बेसिक आएगा। 2-4 टाइप के प्रोनाउन और पढ़ लो। 2-4 टाइप के क्या, ये अगला रिलेटिव प्रोनाउन खूब लंबा चलेगा। इसी में ही रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे काफ़ी सारे हैं, हु है, हुम है, विच है, दैट है, वट है, उसको पढ़ाने में बेसिक फिर से पढ़ाना पड़ेगा। क्लॉजेज का बेसिक पढ़ाऊंगा उसमें, एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, ये सब। ठीक है, उस पर भी आएंगे। अभी आप इसको अच्छे से नोट कर लो और समझ लो। ठीक है भाई, अभी बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, मिलते हैं प्रोनाउन के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आओ भाई, अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन को, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अभी थोड़ी देर पहले यार अपन ने सेमी वर्ब पढ़ा था, याद है? सेमी वर्ब में आपको क्या बताया कि सेमी वर्ब है आधा वर्ब। सेमी वर्ब क्या है? आधा वर्ब। आधा वर्ब है और बाकी आधे और फीचर हैं, या तो नाउन होगा फीचर, या एडजेक्टिव होगा फीचर, ऐसे करके, है ना? ये रिलेटिव प्रोनाउन भी ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन तो है ही, लेकिन इसके अंदर एक फीचर और एडिड है, अलग से कंजंक्शन बनना। जैसे अलग अलग प्रोनाउन का यार अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे पहला क्या था, अपन ने पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का क्या काम था? बेसिकली एक नाउन की जगह पर आना और उस पर पजेशन भी बनाना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या काम था? ये बताना कि इस एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम है। बेसिकली नाउन की जगह पर तो आ ही रहा है, जैसे कमल, कमल प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, तो कमल की जगह भी तो आया, कमल प्रिपेयर्ड कमल भी तो लिख सकते हैं ना अपन। तो नाउन की जगह पर तो आया, साथ के साथ ये भी बताया इसने कि ये काम का डूअर और रिसीवर सेम है। अगर लिख दूंगा कमल प्रिपेयर्ड कमल, तो इसका मीनिंग तो ये भी हो सकता है ना बेसिकली कि कमल कोई और है और दूसरा कमल कोई और है। तो वो पर्पज अपन किससे सॉल्व कर देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अगर आप ये लिख दोगे कमल प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, तो कोई सवाल पूछेगा कि ये दोनों अलग अलग, ये एक ही है? सब पता लगेगा एक ही है। ऐसे एम्फेटिक का क्या काम था?
एम्फेटिक का काम था इस बात पर स्ट्रेस डालना, एम्फोसिस डालना कि ये जो काम है सब्जेक्ट ने खुद किया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का काम क्या है, स्ट्रेस डालकर बात करना, एक एक करके बात करना। तो हर एक प्रोनाउन के अपने अलग अलग काम है, उनको अलग अलग फंक्शन अलॉटेड है। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, एक नाउन की जगह पर लगना, एक नाउन की जगह पर लगना है तो हर प्रोनाउन में होता है। साथ के साथ कंजंक्शन का भी काम करना, ये एक ही समय पर दो दो काम कर रहा होता है। जैसे सेमी वर्ब एक ही टाइम पर दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम कर रही होती है, वर्ब भी हो जाती है प्लस में नाउन भी हो जाती है, वर्ब भी हो जाती है साथ में एडजेक्टिव भी हो जाती है। तो वैसे ही ये जो है बेसिकली इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। कई डिक्शनरी तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखती हैं प्रोकंज। प्रोकंज का मतलब प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन। इतनी बात आ गई समझ में। रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज में लिया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है बेसिकली प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन का काम करना। इतनी कहानी क्लियर है। चलो जी आ जाओ। अब मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन में और बहुत सारे हैं, हु है, हुम है, विच है, दैट है, व्हाट है। अभी अपन सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, हु हुम की। एक एरर आते हैं हु वर्सेस हुम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक एरर पूछा जाता है हु वर्सेस हुम का, कहाँ हु लगेगा और कहाँ पे हुम लगेगा, इसके बेस पे एरर। इसको देख लो, आ जाओ जरा। दे रिवार्डेड द मैन हुम सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। इस एरर को समझने से पहले मुझे बस एक छोटी सी बात बताना। अगर मैं आपको एक सेंटेंस को लिखने की भी जरूरत नहीं, सुन के ही पता चल जाएगा। लिखना जरा, मतलब सुनना जरा। तो अगर मैं कहूँ हिम वॉज वॉचिंग अ मूवी, हिम वॉज वॉचिंग अ मूवी, क्या गलती है इसमें? फटाक से कहता हूँ कि सर ही वॉज वॉचिंग अ मूवी आएगा। मैं कहूँ क्यों, क्यों आएगा भाई? तो क्या कहोगे, सर वॉचिंग का सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस लगाना ना, हिम थोड़ी ही आएगा, है ना। तो वहाँ फटाक से पता लगा रहे देते हो ही और हिम के केस में कि सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सेम कहानी यहाँ है। ये जो हु है ना ये सब्जेक्टिव केस है और ये जो हुम है ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो जहाँ आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत हो वहाँ पे हु लगेगा, जहाँ आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वहाँ हुम लगेगा, ठीक है। अब इसकी ना कई टीचर ट्रिक व्रिक बता देते हैं, कुछ ट्रिक वो वाली बताऊँ, सुनाऊँ? वो ट्रिक क्या है कि अगर जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भरना है उसके बाद वर्ब आ रही है तो यहाँ हु आएगा, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो यहाँ पे हुम आएगा। अब ये वाली जो ट्रिक है ना ये 3 सेंटेंसेस में तो काम चल जाएगी। इसके अगले वाले जो सेंटेंस लिखूंगा ना उनमें ट्रिक होगी फ्लॉप, और गंदे तरीके से फ्लॉप होगी। तो ट्रिक व्रिक कुछ काम नहीं करेगी भाई, प्योर कॉन्सेप्ट। पेपर में जल्दी जल्दी कैसे करना, देखो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, पेपर में ये ब्रेक ब्रेक करने मत बैठ जाना। ये ब्रेक करने बैठ गए तो दुनिया पेपर दे के निकल लेगी, तुम 4 सेंटेंस ब्रेक ही करते रह जाओगे। ये ब्रेक करना है कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका, ताकि आपके कॉन्सेप्ट वो समझा अगर होगा तो वो दिमाग में फीड रहेगा। अगर वो दिमाग में रहेगा और फिर आप उसकी हर चैप्टर की जब 100-150 एरर की प्रैक्टिस कर देंगे तो वो तरीका जो दिमाग में फीड था उसको आपने अप्लाई कर लिया। दोनों कॉम्बिनेशन अगर हो गए तो पेपर में देखते ही पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हाँ इस सेंटेंस में ये एरर है। समझ में आया? पेपर में ब्रेक नहीं करना होता, पेपर में कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैथ में नहीं करते तुम, मान लो जैसे ट्रायंगल चैप्टर है उसके अंदर अलग अलग वो थ्योरम होती हैं, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यहाँ से लाइन खींचोगे तो इसके बराबर होगा। पहले अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि आखिर वो बराबर क्यों होता है तो उसकी याद रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि आखिर हु और हुम किस बेसिस पे हम चेंज करते हैं, तो फिर पेपर में कैसे करना वो भी बता दूंगा। चलो जी आ जाओ, इसको करते हैं ब्रेक, ठीक है। रिवार्ड, रिवार्डेड, रिवार्डेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर होता है। दे क्या होगा, इसका सब्जेक्ट हो गया। दे रिवार्डेड हुम, किसको सम्मानित किया भाई, मैन को, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे पता कि आगे क्लॉज आना है, दूसरा क्लॉज आना है, तभी तो दूसरी वर्ब आ रही है, तो इसको ऐसा लिख दूं क्या, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1 ऑब्जेक्ट 1, ठीक। मतलब ये पहले क्लॉज का हिस्सा है सारा। 1-1-1 का मतलब है क्लॉज नंबर 1 का पार्ट है ये सारा, ठीक। अब आगे आ जाओ। सेव, सेव्ड, सेव्ड वर्ब हो गया। वर्ब नंबर 2 लिख दूं क्योंकि एक बार पहले आ चुके, दूसरे क्लॉज का पार्ट बना लो इसको। सेव्ड हुम, किसको बचा दिया, चाइल्ड को, तो चाइल्ड क्या हो गया मेरे भाई, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अभी ड्राउनिंग को देखना। ड्राउनिंग में इसने इसको क्वालिफाई कर दिया, हाँ कि ना। कैसा बच्चा, डूबता हुआ बच्चा। कैसा बच्चा, डूबता हुआ बच्चा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे कौन सा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अभी ड्राउनिंग को देखना। ड्राउनिंग में इसने इसको क्वालिफाई कर दिया, हाँ कि ना। कैसा बच्चा, डूबता हुआ बच्चा।
कैसा बच्चा? डूबता हुआ बच्चा। तो बेसिकली ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया बहुत बढ़िया सा। कहो तो आज ही बता दूं क्या? सर अगर ये एडजेक्टिव हो गया, बच्चे का सवाल बताता हूँ, जवाब तुम खुद सोचना, और जो ये जवाब खुद सोच पाए ना, गजब के बालक हो तुम। ठीक, जिसने भी खुद सोच दिया, मुझे सही में आज ही मैसेज करके बताना, सर ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद सोच दिया था। ठीक है, खुद से मेरे को, जैसे व्हाट्सएप का अपना जो नंबर है ना बेसिकली, जिस पे अपना डाउट वाउट पूछते हैं, उस पर मैसेज करके छोड़ना, सर आज वाली क्लास में जो कॉन्सेप्ट आपने बोला ना ड्राउनिंग वाला, ये मैंने खुद ही सोच लिया था, मैं बताना। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि ये ड्राउनिंग अगर एडजेक्टिव है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अरे हाँ कि ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल के केस में मैंने आपको बताया था कि आगे लिखा नाउन इस काम का डूअर होगा, आगे लिखा गया नाउन इस काम का डूअर होगा। ठीक है, क्या चाइल्ड ड्राउनिंग का डूअर है? चाइल्ड किसी को डुबो रहा है? डुबो तो रानी। तो फिर इसको जिरेंड और जिरेंड का ऑब्जेक्ट मान ले क्या? वो बात भी पॉसिबल सी नहीं लग रही सर, क्योंकि बचाया तो बच्चे को ही जाएगा, से वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बच्चा ही बनेगा। अगर जिरेंड और जिरेंड का ऑब्जेक्ट मान लोगे तो से वर्ब का ऑब्जेक्ट तो डूबना हो जाएगा। डूबने को बचाया कि बच्चे को बचाया? तो सर टूटेगा तो ये ऐसे ही। ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और आगे नाउन है, लेकिन वो नाउन इस काम का डूअर नहीं बन रहा। सोचो क्यों? टूटा हुआ ये सही है, तोड़ एकदम सही रखा, डूबता हुआ बच्चा, जैसे भागता हुआ हिरण, जैसे रोता हुआ बच्चा, ऐसे ही डूबता हुआ बच्चा। टूटा तो ये सही हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल ब्रैकेट में एडजेक्टिव प्लस में नाउन है, ये एकदम सही। मुझे बस इतना बता दो कि ये चाइल्ड इस काम का डूअर नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों है? चलो, जिसने सोचना था सोच लिया। पॉज करके, अगर थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो पॉज करके सोच लो। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 4 से 5 बच्चे ऐसे जरूर हों जो खुद सोच पाए ये बात। नहीं सोच पाए तो मैं बता देता हूँ। ठीक, आ जाओ। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था तुम्हें, हैपनिंग वर्ब, याद आया? हैपनिंग वर्ब याद है? वर्ब 3 काम आती है, डूइंग को रिप्रेजेंट करना, बीइंग को रिप्रेजेंट करना, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करना। डूइंग का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई काम किया जाना या किसी पर कोई काम किया जाना। बीइंग में कोई काम ही नहीं होता। हैपनिंग में काम होता तो है लेकिन उसको कोई करता नहीं है। ठीक है, हैपनिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसी वर्ब से बना हुआ है? ये हैपनिंग वर्ब से बना हुआ है। हैपनिंग वर्ब का कोई डूअर होता ही नहीं, इसीलिए चाइल्ड इसका डूअर नहीं बन रहा। ड्राउन, डूबना, डुबोने का काम कोई करता है क्या? तुमने नदी में छलांग लगा दी, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम डूब जाओगे। किसने डुबोया? कह दो भगवान जी ने। समझ में आया? हैपनिंग वर्ब। डुबोने का काम कोई किसी पर करता नहीं है, चीज़ें डूब जाती हैं। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली हैपनिंग वर्ब है। इसीलिए अगर हैपनिंग वर्ब से एडजेक्टिव बनाओगे ना आईएनजी वाला, इसीलिए यदि हैपनिंग वर्ब से एडजेक्टिव बनाओगे आईएनजी वाला, तो वो डूअर वाला फंडा अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? ड्राउन हैपनिंग वर्ब है, डूब जाना, चीज़ें अपने आप डूब जाती हैं, उनको काम को कोई करता नहीं है, उनका कोई डूअर होता ही नहीं। अगर डूअर होता ही नहीं तो ये नाउन इसका डूअर कैसे बन सकता है? तो समझना, ये जो डूअर वाला फंडा है ये अप्लाई नहीं होगा। इन सेंटेंसेस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? डूबता हुआ बच्चा, बच्चे की विशेषता बता दी तो ये एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कहानी क्लियर है? चलो आ जाओ अब अपने मेन मुद्दे पे। कहना मैं आप लोगों को ये चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें वर्ब ना आए? नहीं हो सकता। क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो, एक वर्ब थी रिवार्डेड, उसको तो सब्जेक्ट मिल गया दे। अब ये सेव्ड भी तो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? मिला नहीं अभी तक, तो इसको सब्जेक्ट चाहिए। सेम वही बात है, जैसे ही और हिम पहचान लेते हो ना, ही और हिम हम फटाक से क्यों पहचान पाते हैं? क्योंकि हमने ही और हिम के दुनिया जान के सेंटेंसेस देख रखे होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमें दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि हु और हुम के सेंटेंसेस हमने देख नहीं रखे। काफ़ी बच्चे हैं जो इसको बोल पढ़ के ही कर रहे हैं, 1 सेकंड में बता रहे हैं। तुम्हारा भी नंबर आएगा, टेंशन ना लो, तुम्हें भी दूंगा मैं बढ़िया सेंटेंस। अभी एक बार कॉन्सेप्ट समझा लेने दो, इससे अगले जो 3 सेंटेंस होंगे वो नहीं कर पाओगे बोल बाल के। आ जाओ। दे रिवार्डेड द मैन। अब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे चाहिए इस वर्ब का सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव केस कौन सा दोनों में से? हु है। तो बेसिकली आपको अब क्या लिखना पड़ेगा? हु लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इस वर्ड को जरा गौर से देखना, ये क्या बना? इस वर्ब का सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, इसने काम क्या किया? प्रोनाउन का। इसको प्रोनाउन क्यों कह रहा हूँ मुझे बताओ? ये नाउन की जगह पे आ रखा है कि नहीं आ रहा? ये मैन की जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? उन्होंने सम्मानित किया आदमी को, उन्होंने सम्मानित किया आदमी को। कौन से आदमी को? जिसने डूबते हुए बच्चे को बचाया था।
तो ये जो बचाने का काम है ये आदमी कौन कर रहा है? यही तो मैन है जिसको सम्मानित किया जा रहा। तो इस मैन नाउन की जगह पे आने वाला प्रोनाउन है, हाँ कि ना? समझना, ये जो अभी कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ ना, ये बहुत बहुत काम आएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। ध्यान से सुनना, इसको फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यदि कोई शब्द रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होते हैं। यदि कोई शब्द रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं। समझना, कंजंक्शन इसको क्यों कह रहा हूँ, देखो क्लॉज कितने हैं? 2 हैं कि नहीं है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 2 पेयर हो गए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के 2 पेयर हैं, इसका मतलब 2 क्लोज हैं। और 2 क्लोज को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? एक कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का काम तो इसने कर दिया। अब ये प्रोनाउन भी तो है। प्रोनाउन का काम क्या है? एक नाउन की जगह पर आना और नाउन वाले काम करना। एक नाउन की जगह पर आकर नाउन वाले काम करना, यही तो प्रोनाउन का काम है। तो अगर ये नाउन है, सॉरी, अगर ये प्रोनाउन है तो किसी ना किसी नाउन की जगह पर आया होगा। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि आखिर ये कौन से नाउन की जगह पर आया? ऑब्वियसली इस मैन की जगह पर। अरे हाँ कि ना? दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड, जिसने डूबते हुए बच्चे को बचाया। ये हु है कौन? कौन है ये हु? ये यही आदमी तो है। तो बेसिकली ये नाउन की जगह पर आया और नाउन वाले काम भी किए। नाउन वाले काम क्या होते हैं? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये सब। तो इसने नाउन वाला काम किया कि नहीं किया? इससे वर्ब का सब्जेक्ट बनकर इसने नाउन वाला काम भी कर दिया। तो समझना, रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। कंजंक्शन होने के नाते 2 क्लॉज को जोड़ेगा। प्रोनाउन होने के नाते एक नाउन की जगह पर आएगा। और दूसरी बात क्या करेगा? बेसिकली ये नाउन वाले काम करेगा। अगले क्लॉज में सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, यानी नाउन वाला काम करेगा। कहानी क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। पुलिस सब्जेक्ट है, कॉट वर्ब है, बॉय ऑब्जेक्ट है। 1 1 1 लिख दूं क्या? अब यहाँ पे ये बनेगा सब्जेक्ट नंबर 1, सॉरी सब्जेक्ट नंबर 2। दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट, दूसरे क्लॉज की वर्ब और दूसरे क्लॉज का ऑब्जेक्ट, ऐसा है ये। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। स्टोल योर वॉलेट, स्टोल वर्ब है, वॉलेट ऑब्जेक्ट है, योर इस पे पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव। स्टोल व्हाट? क्या चुराया? वॉलेट चुरा लिया, बटुआ चुरा लिया। पुलिस कॉट द बॉय, पुलिस ने पकड़ लिया था उस लड़के को। किसको? जिसने तुम्हारा बटुआ चुराया था। अब देखो यहाँ पे स्टोल वर्ब आई, वर्ब कहेगी लाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट लिखना है, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, इसको लिख दूँ सब्जेक्ट नंबर 1। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। क्यों है प्रोनाउन? नाउन की जगह पे आ रहा है। किसने चुराया बटुआ? इस लड़के ने, जो पुलिस ने पकड़ा है। तो इसका वाला सब्जेक्ट कौन हो गया? ये लड़का हो गया, यानी इस नाउन की जगह पे आ रहा है तो ये प्रोनाउन हो गया। और प्रोनाउन है तो नाउन के काम भी करेगा। नाउन का काम कैसे? वर्ब का सब्जेक्ट बनना, और कंजंक्शन का काम भी करेगा, क्योंकि वर्ब प्लस सब्जेक्ट और इधर भी वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, ये 2 पेयर हो गए। तो 2 अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर हो जाते हैं तो इसका मतलब 2 क्लॉज हो गए। 2 क्लॉज हो गए तो उन्हें जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? उन्हें जोड़ने के लिए चाहिए हमें कंजंक्शन। अरे आया समझ में कि नहीं आया? चलो जी, अब अगले सेंटेंस पे आ जाओ। अब एक चीज़ समझना, इसी सेंटेंस में अगर यहाँ पर आगे में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती तो होम लगाना पड़ जाता। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस में और कहीं ना लिख ही देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा हैवी है इनसे। एक इजी वाले में होम का सेंटेंस भी अपन लिख लेते हैं, जैसे पुलिस, या फिर एक काम करता हूँ उसी को चेंज कर लेता हूँ, इसको ही ना अपन चेंज कर देते हैं। देखो अब लिख दिया यार, ये सारा ही काटना पड़ेगा, इसको तो ऐसे रहने दो। ठीक है, इसमें अपन ने हु कर दिया था ना, एक और सेंटेंस यहाँ बना लेते हैं। दे caught the boy who oblique whom you were chasing। ठीक है, इसके बाद जो इन द फील्ड था वो दोबारा लिख देता हूँ। लो जी, ठीक है। अब एक और सेंटेंस लिख दिया, इसको भी कर दें ब्रेक। उन्होंने पकड़ लिया उस लड़के को जिसका तुम पीछा कर रहे थे। दे सब्जेक्ट हो गया, कॉट वर्ब हो गया, बॉय इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये तो 1 1 1 पूरा हो गया, S1 V1 O1। यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये चेजिंग मेन वर्ब हुआ, S2 M2 ऐसे। ठीक है, अब समझना कहना क्या चाह रहा हूँ।
पहले क्या हो रहा था, अगले क्लॉज में एक वर्ब पड़ी थी जिसको सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, और आपको पता है कि कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। अब देखो, इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है, यू मिल गया, चेजिंग वर्ब को सब्जेक्ट। ऐसे ही इस वर्ब को भी सब्जेक्ट मिल चुका है, कॉट को दे। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी, ये भी मैं ही लिखता हूँ यार, कहीं तुम सोचो सर ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये कोई और लिखवा के जाता है, मैं ही लिखता हूँ, थोड़ा तसल्ली से लिखता हूँ। तुम्हें बढ़िया बढ़िया वीडियो में दिख जाए इसलिए मैं जचा जचा के अक्षर लिखता हूँ। ये तुम्हारा 1.5 घंटे का लेक्चर जो है ना, ये कम से कम 4.5 घंटे में शूट होता है मेरा। तो बढ़िया बढ़िया साफ सा जचा जचा के, कोई सेंटेंस अगर मुझे ठीक नहीं लगता फिर उसको मिटाता हूँ, सोचता हूँ कोई और बढ़िया सेंटेंस लिखूँ, तो टाइम बहुत लगता है मेरे भाई इसमें भी। थोड़ा तेज तेज लिख दिया तो ऐसा हो गया, ये बोल देता हूँ, कोई अगर अक्षर नहीं समझ में आ रहा तो, दे कॉल्ड द बॉय हु स्लैश हुम यू वर चेजिंग, ये ऐसा है। ठीक है, अब सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे भर क्या सकते हो तुम, सब्जेक्ट भर सकते हो क्या? सोचना, देखो सब्जेक्ट, इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है, इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है। अब अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस तुम लगा दोगे तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट तो हमेशा नंबर ऑफ वर्ब के इक्वल होते हैं, हाँ कि ना? कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता जिसकी वर्ब ना हो। अब जैसे ही तुम सब्जेक्टिव केस लगाओगे, कहेगा लाओ वर्ब, कहाँ से लाओगे वर्ब? और दोनों वर्ब को सब्जेक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस तो किसी कीमत पर आ नहीं सकता। अब सर आपने कहा था कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, तुम मत दो। अगर तुम ये ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं लगाओगे तो बताओ इन दोनों क्लॉज को ज्वाइन कैसे करोगे? कंजंक्शन तो चाहिए ना मेरे भाई यहाँ पे। और सिर्फ कोई भी कंजंक्शन लगाने से भी काम नहीं चलेगा, यहाँ कोई भी कंजंक्शन लगाने से काम नहीं चल जाएगा। मुझे ऐसी कंजंक्शन चाहिए, यू वर चेजिंग, जिसका तुम पीछा कर रहे थे, जो इस बॉय नाउन को रेफर भी करती हो, एक नाउन की जगह पे आती हो, कंजंक्शन का काम करती हो, मुझे ऐसी कंजंक्शन चाहिए। वो कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। एक नाउन की जगह पे आती हो और कंजंक्शन का काम करती हो। अब एक बार बताओ, अगर नाउन की जगह पे आएगा तो नाउन वाले काम भी करेगा, नाउन वाले काम करेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनेगा, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आया? चेज वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम, सॉरी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, चेज वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? हुम, क्योंकि किसको चेज किया जा रहा है? इस बॉय को, और इस बॉय की जगह पे क्या लिखा जा रहा है? हुम। तो आया मेरे भाई समझ में? तो बेसिकली यहाँ पे आपको हुम पुट करना पड़ेगा। ये कंजंक्शन का काम भी करेगा, साथ के साथ प्रोनाउन भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस बॉय को तो रेफर कर रहा है और इस चेज वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। आ गया समझ में? अरे बोलो। अब अपना ये वाला लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इसको कहाँ से ब्रेक करना शुरू करें? यहीं से करते हैं। बॉयज क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ये हु हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब बाकियों में क्या हो रहा था? सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद एक दूसरा सब्जेक्टिव केस लिख दिया मैंने। तो इसका ऑब्वियस बात है ना यार, अभी हमने देखा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसकी वर्ब ना हो, तो इसको जो वर्ब मिलेगी ना वो थोड़ी आगे जाके मिलेगी, जनरली सेंटेंस के एंड में मिलती है। अगर सब्जेक्ट को वर्ब उसके जस्ट बाद नहीं मिलती तो सेंटेंस के एंड में जाके मिलती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये हु क्या होगा इसको देखते हैं अभी, हु लगेगा कि हुम लगेगा उसको देखेंगे। वी क्या होगा? सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, सब्जेक्टिव केस है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिलेक्टेड क्या है? मेन वर्ब है। अब बताओ ये बॉयज के साथ जाएगी कि वी के साथ? ऑब्वियसली अगर वी के बाद लिखी हुई है ना ये वर्ब, ये सब्जेक्ट लिखा और इसके बाद लिखी हुई है वर्ब, तो ये इसी के साथ जाएगी, उसको वर्ब मिलेगी सेंटेंस के अब एंड में। तो ये क्या होगा? मेन वर्ब नंबर 2। ये सब्जेक्ट नंबर 2 मतलब क्लॉज नंबर 2 का सब्जेक्ट, ये क्लॉज नंबर 2 की वर्ब। इतनी कहानी क्लियर है? इन क्या है? इन है प्रीपोजिशन। टीम क्या है? टीम है इसका ऑब्जेक्ट। आर क्या है? आर है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये वाला आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इससे आगे मेन वर्ब आ रही है प्लेइंग। इन प्रीपोजिशन है और ये फील्ड इसका ऑब्जेक्ट है। हु हुम का एरर करने का शॉर्ट में कॉन्सेप्ट। शॉर्ट में कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल आसान। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता है। जितने नंबर ऑफ वर्ब होते हैं उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। कह लो जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी वर्ब होती हैं। अगर हर वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है, अगर हर वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के पेयर जो हैं वो पूरे हैं, ठीक है, सब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर अगर पूरे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हुम लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि और तो सब्जेक्ट लगा ही नहीं पाओगे। अगर और सब्जेक्ट लगा दिया तो वर्ब मांगेगा। अगर एक भी वर्ब ऐसी है जिसको सब्जेक्ट नहीं मिला तो फिर सब्जेक्टिव केस लगाना जरूरी हो जाएगा और फिर हु आएगा। समझ में आया? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इधर देखो, इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया,
इस वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिला, हु आएगा। इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, इसको सब्जेक्ट नहीं मिला तो हु आएगा। इसको सब्जेक्ट मिल गया, इस वर्ब को भी सब्जेक्ट मिल गया तो फिर अब हुम आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये सिलेक्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वी है, ठीक है। अब वो जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको भी कहीं ना कहीं चल के वर्ब मिलनी थी, ये वर्ब पढ़ी एक, तो ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन है, ये। मतलब क्या इसका, वो लड़के जो हमने टीम में चुने हैं, वो लड़के जिन्हें चुना है हमने अपनी टीम में, वो लड़के जिन्हें चुना है हमने अपनी टीम में, वो क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर फील्ड में, ठीक है। तो इस बॉयज, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ये प्ले वर्ब किसके साथ जाएगी, बॉयज के साथ। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन है, ये, ठीक है। तो अब समझना, उस सब्जेक्ट को भी वर्ब मिल गई तो इसको लिख दूं MV1, ठीक है। अब दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुके हैं तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ लिखना पड़ेगा होम। ये होम काम क्या कर रहा है, देखो इस नाउन को रेफर कर रहा है, प्रोनाउन है क्योंकि नाउन को रेफर कर रहा है, और साथ के साथ ये सिलेक्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। वी हैव सिलेक्टेड द बॉयज, सिलेक्ट होने वाले कौन है, ये बॉयज। ये बॉयज नाउन की जगह पे क्या गया, प्रोनाउन, और ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। साथ के साथ कंजंक्शन का काम भी करेगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर हैं तो कंजंक्शन क्लॉज कितने होंगे, दो हो गए, और दो क्लॉज के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। शॉर्ट में पेपर में क्या करना है, सेंटेंस पढ़ लो फटाफट, फिर देखो क्या हर वर्ब को सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिला, सब्जेक्टिव कैसा आएगा जी, हु आएगा। वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिला, सब्जेक्टिव कैसा आएगा, हु आएगा। इस वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब नहीं है, आगे चल के वर्ब मिलेगी। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, ये अगली वर्ब का सब्जेक्ट वो बन गया, दोनों सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर पूरे हो गए, ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ही। इस वर्ब का सब्जेक्ट आ गया, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट आ गया, दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल गए, ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, हुम आएगा। ये कहानी थी हु हुम की, ये था कॉन्सेप्ट। अब इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर मिलता हूँ मैं कुछ और बढ़िया से सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। अब इसको नोट कर लो बढ़िया से भाई, फिर और सेंटेंसेस देखते हैं। अच्छा भाई, अब कुछ और एरर्स देख लेते हैं अपन, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम के, ठीक है। अब एक काम करो, इन चारों को एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। मिलता हूँ फिर वो आपके साथ, ट्राई करने हैं अपने आप खुद से। जो भी बच्चे जो पहले अपने आप बोल बाल के निकाल पा रहे थे एरर्स को, वो एक बार अब इनको करके दिखाओ मुझे। आ जाओ भाई, इस सेंटेंस को कर दूं ब्रेक। रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये रोहन वाले से पहले नहीं, लास्ट ये वाला करते हैं। वी सब्जेक्ट हो गया, मेट मेन वर्ब हो गया, बॉय इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कर दूं S1 MV1 और O1, पहले क्लॉज का ये सारा का सारा पार्ट, इसको इधर छोड़ दिया, लो जी। अब क्या लिख दिया, यू सब्जेक्ट नंबर 2 और सेड वर्ब नंबर 2। यू सब्जेक्ट हो गया और सेड वर्ब हो गया, अरे ये क्या हो गया, सेड वर्ब के बाद ये हेड कैसे आ गया। कभी भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद हो सकती है क्या, नहीं। इसका मतलब ये तो अगली वर्ब शुरू हो गई। अगर अगली वर्ब शुरू हो गई, देखो कई बार यहाँ कॉमा लगा के देता है, कई बार नहीं देता है, एग्जाम वालों की मर्जी होती है, इसलिए मैं एक बार बिना के ही चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कॉमा वामा से आप डिफाइन कर नहीं पाओगे, आप उनको ये लिख के नहीं भेज सकते भाई साहब कॉमा नहीं लगाया, तो अपन भी ऐसे ही कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हेड क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब मानेंगे क्योंकि आगे मेन वर्ब है, दो वर्ब तक आ चुके हैं, दो वर्ब तक, तो इसको मेन वर्ब नंबर 3 मान दूं। हैड वॉन, हैड वॉन व्हाट, हैड वॉन व्हाट, हैड वॉन अ गोल्ड मेडल। अब ये गोल्ड मेडल क्या है भाई, बताया था पिछली क्लास में, क्या था, कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन साथ मिलकर एक ही नाउन का नाम हो, क्या कह देते हैं उसे, कंपाउंड नाउन। क्या काम कर रहा, ऑब्जेक्ट का, कंपाउंड नाउन है जी, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाता है, इसीलिए ये दो नाउन साथ में आ पा रहे हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, ठीक है। तो ये नाउन इस नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाता है, इसलिए दो नाउन साथ में जाते हैं। लेकिन ये दो नाउन साथ में मिलकर अगर किसी चीज़ का नाम हो, ये फिक्स अपने आप में ही नाम हो जाए। दो नाउन साथ में तो एडजेक्टिव की तरह से और बहुत जगह आते हैं, लेकिन क्या है, अगर वो फिक्स नाम हो जाए, किसी दो मतलब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने लग जाए, समझना। करंज कार है, वहाँ मैंने नहीं कहा कि कंपाउंड नाउन है, वहाँ तो मैंने नहीं कहा कंपाउंड नाउन है, क्योंकि बेसिकली क्या है, वो एक चीज़ का नाम नहीं है, वो एक एंटिटी नहीं है करंज कार, ठीक। क्या कहना चाह रहा हूँ,
अब यहाँ पे गोल्ड मेडल क्या एक स्पेसिफिक नाम है, हर बंदे को पता है गोल्ड मेडल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये किसी एक चीज़ को रेफर करने लग जाते हैं, इसीलिए इनको बोल देते हैं कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन साथ मिलकर एक ही चीज़ का नाम हो जाए, एक ही चीज़ को, एक ही प्लेस को, एक ही थिंग को रिप्रेजेंट करने लग जाए, तो उसे कंपाउंड नाउन कह देते हैं। इतनी कहानी क्लियर है। अब आ जाओ अपने सवाल पे। वी मेट द बॉय, खत्म। सेड वर्ब आई, यू इसका सब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है। अब इस वर्ब को सब्जेक्ट मिला क्या? नहीं मिला। क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो? क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है क्या जिसका सब्जेक्ट ना हो? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए तो क्या आएगा? हु आएगा। अब ये हु क्या काम करेगा? एक तो इस बॉय की जगह पे आएगा, नाउन की जगह पे आएगा तो प्रोनाउन बन गया। प्रोनाउन बनेगा तो नाउन वाले काम भी करेगा, नाउन वाले काम करेगा तो क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। किस वर्ब का? इस हेड वर्ब का। और साथ के साथ क्या बनेगा? कंजंक्शन भी बनेगा, क्योंकि क्लॉज को कनेक्ट भी करना है। अब यहाँ पे एक सवाल उठना चाहिए था मन में। एक बार ना मैं बोर्ड से साइड होता हूँ, इस सेंटेंस को देखो, जवाब अपना आ गया, हुम कट के हु होना है, सारी दुनिया को पता है ये वाली बात। तो इस सेंटेंस को देखकर आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए था। अगर आप पढ़ने लिखने वाले बालक हो, सब लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हो, बढ़िया से नोट्स बनाते हो, चीज़ों को रिवाइज करते हो, तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए था। मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, सवाल देखना आपके मन में उठा कि नहीं उठा। अभी बताता हूँ किस सवाल की बात कर रहा हूँ। दोबारा एक बार पूरा सेंटेंस बड़े ध्यान से देखो। यहाँ आपके मन में सवाल आना चाहिए था ये कि सर एक क्लोज, दो क्लोज, तीन क्लोज, क्लोज तीन, कंजंक्शन एक। तीन क्लोज हैं, कंजंक्शन केवल एक है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया का जवाब ढूंढने के लिए आपके पास पूरा एक दिन है। कल का लेक्चर, अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे दूंगा, लेकिन पहली ट्राई तुम करोगे। हिंट हिंट मैंने जब ये अभी बोली है ना, ये वाली बातें बोली हैं, हिंट मैंने उसके अंदर ऑलरेडी पहले ही दे दिया है। ठीक, हिंट मैं पहले ही दे चुका हूँ। फिर भी इसका जवाब एक दिन है तुम्हारे पास खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, अपने आप से ढूंढ लो, फिर करेंगे। खूब टीचरों की मदद ले लो, जो तुम्हारे आसपास रहता हो, जो अपने आप को अंग्रेजी का विद्वान मानता हो, उसकी मदद ले लो और मुझे इस सवाल का जवाब बता दो। क्लॉज तीन, कंजंक्शन एक, आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, फिर मिलते हैं पर कल की क्लास में मैं बताता हूँ फिर इसका जवाब। बहुत घिसा हूँ इस जवाब के लिए, बहुत ज़्यादा घिसा हूँ। मतलब 3 साल तो मैं बच्चे को जवाब दे ही नहीं पाया। जब पढ़ाना शुरू किया था, बहुत बच्चे होते हैं एक आधे क्लास के अंदर, उन्होंने मेरे से पूछा, मैं कह देता था भाई याद कर लो, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ऐसे जैसे गोली हो जाती है ना, मेट वर्ब आ जाए, सैड वर्ब आ जाए तो ऐसे हो जाता है। बहुत गोली देने वाले भी रहते हैं। मैं कहता भाई देख, अभी मुझे लॉजिक मिला नहीं है, पता नहीं है, अभी के लिए याद कर लो, कभी मिलेगा तो बता दूंगा। करते 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 क्रैक हो गया ये। ठीक, तो तुम एक अटेम्प्ट तुम भी खुद देना, और मदद भी ले सकते हो, ठीक है, मदद ले लेना, फिर मुझे बता देना। चलो आ जाओ। रोहन हेल्प द वुमेन। अब इस पे आ जाए। रोहन सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गया, वुमेन ऑब्जेक्ट हो गया। कर देंगे इसको S1V1O1, S1V1 ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, आ जाओ। ही सब्जेक्ट नंबर 2, थॉट वर्ब नंबर 2। इसका मीनिंग तो समझ में आ गया ना भाई? हम उस लड़के से मिले थे, हम उस लड़के से मिले थे जो तुमने कहा था भी जिसने गोल्ड मेडल जीत रखा है। हम उस लड़के से मिले थे जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसने गोल्ड मेडल जीत रखा है। इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा है। और इसका मीनिंग क्या है? रोहन हेल्प द वुमेन। रोहन ने हेल्प करी उस औरत की जिसके बारे में मैं सोचता था कि उसे कैंसर है। whom he thought had कैंसर, मतलब वह औरत जिसके बारे में मैं सोचता था कि उसे कैंसर है। तो बेसिकली इसका मीनिंग ऐसा है, रोहन ने उस औरत की मदद करी जिसके बारे में मैं सोचता था कि उसे कैंसर है। ही सब्जेक्ट हो गया, थॉट वर्ब हो गया। अब ये थॉट के बाद अगर हेड आ रहा है, ये कॉमा लगाओ ना लगाओ, देखो कई बार आता कई बार नहीं आता। तो ये हेड क्या है? थॉट वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब तो होने से रहा। अब आपको बता रखा है कि हैज़, हैव, हैड अंग्रेजी में 2 काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इसके बाद मेन वर्ब आ रही होती तो इसे क्या कह देते? हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई और मेन वर्ब नहीं आ रही तो ये खुद ही क्या हो गया? मेन वर्ब। इतनी बात आ गई समझ में? तो समझना कि बेसिकली ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका मेन वर्ब। अब ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से वही सिंपल सिस्टम। क्या बता रखा है? हु, हुम का एरर कैसे करोगे? पेपर में कैसे करोगे? सेंटेंस को पढ़ोगे और फटाक से देखोगे। देखो एक चीज़ समझना,
बच्चे कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा इसमें हु हुम का ही एरर है। भाई साइड पे ना घुंघरू दे रखे होंगे, वही वाले जो पिछली क्लास में बजा के दिखाए थे, मैं बावले समझना। जब तुम हर सेंटेंस के हर मतलब हर चैप्टर के एरर लगा चुके होगे 100-150, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके होंगे, ठीक है। मिसलीनियस एरर पिछली क्लास में बताया, मिरर ऑफ कॉमन एरर पूरी कर चुके होगे, प्रीवियस ईयर सारे एरर्स देख चुके होगे। तो मेरे भाई फिर अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा। जैसे ही सेंटेंस को पढ़ोगे तो पता उसी टाइम पता चल जाएगा, हाँ यहाँ से गड़बड़ है। प्रैक्टिस करने से वो चीज़ होने लग जाएगी। अगर अभी तुम प्रैक्टिस करने लग गए प्रोनाउन चैप्टर की, फिर तो कैसे काम चलेगा। 4 चीज़ें पढ़ाई हैं, उसके दम पे तुम सोचो पूरा प्रोनाउन चैप्टर हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। सब्र सब्र रखो, सब करना आएगा। प्रैक्टिस अगर कर ली ना तो फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ पाएगी। अब बच्चे मेरे पास कई बार एरर लेके आते हैं, वो शीट आगे करता है, मैं कहता हूँ ये इसकी जगह ये होगा, है सर ये कैसे। भाई ये ऐसे कि मैंने इतने सारे एरर देख रखे हैं, मुझे पता है कि इंट्रोड्यूस वर्ब आई तो उस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर पूछेगा, ये वाली वर्ब आई तो इस पर ये पूछेगा, ये एडवर्ब लगी हुई तो इस पर ये पूछेगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे वो होने लग जाएगा। तो ऐसे जब हु हुम सेंटेंस में दिख जाए तो समझ लेना कि हु हुम का भी एरर हो सकता है। अरे आया समझ में। चलो अब तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हेल्प्ड वर्ब का सब्जेक्ट रोहन हो गया, थॉट वर्ब का सब्जेक्ट ही हो गया। इस हेड वर्ब को सब्जेक्ट मिला नहीं है, अगर इसको सब्जेक्ट मिला नहीं है तो हमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सब्जेक्ट देना पड़ेगा तो यहाँ पे हु लगाना पड़ेगा, ये बनेगा सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, और साथ के साथ किसका काम करेगा, कंजंक्शन का भी काम यही करेगा। ठीक, वुमेन को रिप्लेस कर रहा है, वुमेन की जगह पे आ रहा है, नाउन की जगह पे आ रहा है, तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो नाउन वाले काम भी करेगा। इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट बन गया, नाउन वाले काम भी कर दिए और कंजंक्शन बन गया। इतनी कहानी क्लियर है। सवाल जस का तस, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ठीक, 3 क्लॉज कंजंक्शन 1, ऐसा क्यों। नेक्स्ट सेंटेंस, द गेस्ट हु वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई कजन्स। बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, ये ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में बहुत बार आ चुका है। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सरासर गलत है, दिस सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन पेपर में पता नहीं क्यों लोग करेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको, बार बार इसी सवाल को पूछे जा रहे हैं। बहुत प्रीवियस ईयर में आपने देख भी लिया होगा। इस सेंटेंस को ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वाली जो चीज़ें हैं, जब अपनी काफ़ी सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, ग्रामर पे पकड़ हो जाएगी, तो आपको भी समझ में आने लग जाएगा गलत क्यों है। अभी समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। जब अपन बहुत लास्ट तक पहुंच जाएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट इतने मिल चुके होंगे कि जान पाओ कि सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर। फिर भी इसको एक बार समझने के लिए देख लेते हैं कैसे करना है। गेस्ट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये वी सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये टॉक अबाउट को फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है भाई, फ्रेजल वर्ब होता है बेसिकली एक वर्ब प्लस में एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब का कॉम्बिनेशन। सुन रखा, लुक इनटू, लुक आफ्टर, ये सब सुन रखे होंगे ना। लुक माने देखना, लेकिन लुक के साथ अगर इनटू प्रीपोजिशन लग जाए तो लुक इनटू का मीनिंग क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। लुक का मतलब तो देखना होता है, लेकिन लुक के साथ अगर आफ्टर प्रीपोजिशन लग जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी की देखभाल करना। समझ में आया, लुक इनटू माने छानबीन करना, लुक आफ्टर माने देखभाल करना। तो बेसिकली वर्ब के अंदर अगर एक एडवर्ब या एडजेक्टिव लग जाए, सॉरी, वर्ब के अंदर अगर एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब लग जाए और वो उससे उस वर्ब का मीनिंग चेंज कर दे, तो इस कॉम्बिनेशन का नाम पड़ जाता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। टॉक अबाउट का बेसिकली मतलब है किसी के बारे में बात करना। टॉक का मतलब बात करना, और टॉक अबाउट मतलब किसी के बारे में बात करना। टॉक टू मतलब किसी से बात करना, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट नंबर 1, इसको आगे चल के कहीं ना कहीं वर्ब मिल जाएगी। हु अभी छोड़ दिया हमने, हु हुम लगाना जो भी है। वी सब्जेक्ट हो गया, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। हैव हेल्पिंग वर्ब है, कम मेन वर्ब है, आर मेन वर्ब है, और ये कजन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब होगी ना भाई, अगर ये लिंकिंग वर्ब होगी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पर इसको फिर से देख लो, गेस्ट सब्जेक्ट लिख के छोड़ दिया, आगे चल के वर्ब मिल जाएगी। वी हु भरना ही था अपन ने, वी सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, कम मेन वर्ब है, आर मेन वर्ब है, कजन्स इसका ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज़ समझना, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के छोड़ा था तो इसको कहीं ना कहीं तो वर्ब दोगे। अगर इसको सब्जेक्ट लिख के छोड़ा तो कहीं ना कहीं तो इसको वर्ब दोगे ना मेरे भाई। अब इसको कौन सी वर्ब दोगे, हैव कम कि आर,
द गेस्ट्स हैव कम, ये भी दे सकते हो। द गेस्ट्स आर माई कजन्स, ये भी सही है। जो मेहमान है वो मेरे कजन्स हैं, जो मेहमान है वो आ चुके हैं, दोनों ही दे सकते हो इसको। कोई सी वर्ब दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली एंड वाली देते हैं, जनरली एंड वाली देते हैं, लेकिन ये भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात इतनी है, दोनों में से एक ही वर्ब दे पाओगे, दोनों तो एक सब्जेक्ट को दे नहीं पाओगे, तो या तो ये वर्ब दोगे या ये वर्ब। फिर भी एक वर्ब तो ऐसी बचेगी जिसके पास सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस आएगा तो हु आएगा, हु आएगा तो हु ही लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य नो एरर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हुम लगा होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, अब बेसिकली क्या है ना, जो असली बात है वो कुछ और है। ठीक है, वो बातें अभी समझा नहीं सकता मैं, समझना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बातें हैं और अभी बहुत सारे उसके लिए मैटर चाहिए जो मैंने पढ़ा नहीं रखे हैं अभी। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसको ऐसे समझ लो जैसे अभी मैंने समझा दिया है। ठीक है, कभी फिर फुर्सत में बात करेंगे आज से 1.5-2 महीने बाद, कभी फिर कि ये गलत क्यों है। अभी के लिए ये नो एरर हो गया, मतलब ग्रामेटिकली गलत है, वैसे पेपर के हिसाब से नो एरर है। आप इसको टिक मतलब नो एरर मार्क कर देना पेपर में आए तो। फिर से समझ लो, गेस्ट सब्जेक्ट लिख दिया, इसको आगे वर्ब मिलेगी कहीं ना कहीं चल के। वी सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब होगी टॉकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ब और पड़ी हैं, हैव कम आ चुके हैं और आर माई कजन्स, मेरे कजन्स हैं। ठीक है, एक वो सब्जेक्ट पीछे पड़ा था उसको वर्ब दोगे, दोनों में से कोई एक ही तो वर्ब दोगे ना भाई, या तो कम दे लो या फिर आर दे लो, दोनों में से एक ही वर्ब दोगे। कोई भी वर्ब दे दो दोनों में से एक तो फिर भी बचेगी, एक बचेगी, उसको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हुम नहीं हु आएगा, और हु ही लगा के दे रखा था तो ये नो एरर हो गया। अगर हुम लगा के देता तो काट के हु कर देते। कहानी इतनी क्लियर है। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाओ। इस सेंटेंस में ना हु हुम का एरर नहीं है एक्चुअली, इस सेंटेंस में कोई और एरर है। एक बार तुम खुद से ट्राई करना चाहोगे क्या इसको दोबारा, इसको ब्रेक भी करके दिखाना। बढ़िया सेंटेंस है, ब्रेक करने वाइज भी इसको एक बार ब्रेक करके दिखाना बढ़िया से। एक बार खुद ट्राई कर लो, जिन्होंने पिछली बार नहीं किया था अब ट्राई कर लो। आ जाओ। स्टूडेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये दोज क्या हो गया, इसको क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये हु हुम तो अपने को भरना है, लेकिन अभी यहाँ पे हुई से ही निकलेगा। कैसे, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए आगे एक वर्ब आ रही है, ये रिवर फोकस। ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए मतलब इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अब दिक्कत तो है यहाँ पे, कैसे समझाऊं। एक्चुअली असली बात बताऊं, आज तक ना मैंने सेंटेंस कभी बोर्ड पे लिखा नहीं है, ये अभी जस्ट 2 मिनट पहले दिमाग में आया मेरे, और मैंने कह दिया चलो पढ़ा के देखते हैं। चलो, और तरीका भी बन गया इसको पढ़ाने का, तरीका ही बना देते हैं पहले। दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया। ये वांट क्या है उसको छोड़ो, अभी वांट क्या है मेन वर्ब हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। वांट व्हाट, वांट व्हाट, टू स्कोर। वो स्टूडेंट जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू स्कोर। ये वांट वर्ब हो गया, ये टू स्कोर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन है, इसका हाईफाई नाम क्या है, इन्फिनिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत है। वांट व्हाट, टू स्कोर, वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। टू स्कोर व्हाट, टू स्कोर व्हाट, गुड मार्क्स। तो ये मार्क्स क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। ये गुड इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इस वर्ब के लिए तो नाउन है, ऑब्जेक्ट है, इस नाउन के लिए वर्ब है। क्लियर इतनी कहानी। इन प्रेपोजिशन है, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है। इतने पार्ट में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत हुई होगी, नहीं हुई। अब आ गया, दे सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, फोकस मेन वर्ब है, ऑन प्रिपोजिशन है, ये रीडिंग जिरेंड है, इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अंग्रेजी में, उन्हें फोकस करना चाहिए रीडिंग पे। वो स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश में, उन्हें फोकस करना चाहिए रीडिंग पे। बच्चा ग्रामर पढ़ता रहता है, ये हु हुम ये वाला जिरेंड पार्टिसिपल ये सब पढ़ता रहा, रीडिंग करी नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। रीडिंग रीडिंग रीडिंग, पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट नंबर चाहिए, रीडिंग करो, उनके बिना कुछ नहीं होगा आपसे। टीचर तो ये बता सकता ना यार इस पैसेज को ऐसे पढ़ लो, ऐसे इसका ये कर लो, ऐसे इसका सेंट्रल आइडिया निकाल लो,
उसको पढ़ना और उसका मतलब निकालना कैसे सिखा सकता है टीचर? वो तो तेरे को सीखना ना भाई, अब तक आना चाहिए था। नहीं आया तो अब शुरू कर ले, जो तरीका बताया था वो अब कर लो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इन कोचिंगों का। मेरा कोर्स खरीद लिया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग करोगे नहीं, मैं कुछ बताऊंगा भी वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नंबर तुम्हारे बढ़ेंगे नहीं, फिर नीचे रिव्यू लिखते फिरोगे, सर ख़राब है ख़राब है ख़राब है, ग्रामर ग्रामर ठीक है, मेरे तो पैसेज ही नहीं हो रहे, मेरे तो क्लोज टेस्ट ही नहीं हो रहे, फिर किसी और का कोर्स परचेज कर लेना। ठीक सेम कहानी वहाँ चलेगी, फिर तीसरे का कर लेना। ऐसे करने में 3 साल और अपना दुनिया जान का पैसा ख़राब कर लेना, फिर माथा पीटना और फिर समझना है तो खुद ही करना था। तो मेरे भाई रीडिंग, ठीक है, रीडिंग करनी है। अब एक चीज़ समझो, वर्ब कितनी है यहाँ पे? वांट वर्ब है, एक वर्ब कौन है? फोकस वर्ब है, ठीक है। और मेरे पास सब्जेक्ट बनने के लिए कितने लोग उछल रहे हैं? एक तो देखो स्टूडेंट्स है, इसको अभी तक मतलब कोई वर्ब नहीं मिली है। अब ये हु भी है, सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्ट बनने के लिए उछल रहा है। और ये दे भी है, ये भी सब्जेक्ट बनने के लिए उछल रहा है, सब्जेक्टिव केस है। तो 3 मेरे पास सब्जेक्ट बनने के लिए उछल रहे हैं और वर्ब मेरे पास एक ही है, मतलब वर्ब मेरे पास 2 ही हैं, तो एक सब्जेक्ट मेरे पास फालतू है। अब सर आपने ये तो सिखाया था कि अगर हर वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है तो ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, यही तो मैंने सिखाया ना। तो एक काम करता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगा दूँ क्या? हुम लगा देता हूँ, यहाँ देखो हुम लगा दिया मैंने। हुम लगाना सही है कि गलत है, पहले तो मुझे ये बताओ। एक चीज़ समझना, हुम लगा दिया तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, हुम लगाया तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, किस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाओगे? इसको, इस वर्ब का। इसको तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मिल चुका है, इसको तो पहले ही ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अरे बोलो, इसको पहले ही अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? और दूसरी बात, इस वांट वर्ब का सब्जेक्ट किसको बनाओगे? स्टूडेंट्स को। और बीच में लिखना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस में? देख ये गेस्ट, यहाँ पे इसको गेस्ट को छोड़ो, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए था, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनाना था, इसको रेफर कराना है, तो सब्जेक्टिव केस लिखोगे ना मेरे भाई। इस वर्ब के लिए जैसी चीज़ चाहिए वही लिखोगे। इस वर्ब के लिए चाहिए मुझे सब्जेक्ट, क्योंकि वांट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, इससे पहले कोई और सब्जेक्ट मिल थोड़ी रहा है, तो वांट वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए और मैं लगा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव केस। एक काम करते हैं, इसको वर्ड को ही उड़ा देते हैं, इस वर्ड को ही उड़ा दे, ताकि इस वर्ब को सब्जेक्ट ये मिल जाए और इस वर्ब को सब्जेक्ट ये मिल जाए। ऐसा कर दें क्या? ऐसा करने में भी गड़बड़ है। ऐसा करने से सर 2 क्लोज हो जाएंगे लेकिन कंजंक्शन एक भी नहीं आएगी, ये तो गड़बड़ है मेरे भाई। कंजंक्शन तो आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि स्टूडेंट्स ना उनको रेफर करवाना है। फिर से समझ लो मेरे सवाल, ध्यान से समझना। देखो फिर से इसको डिलीट करता हूँ, बढ़िया सेंटेंस है, 1 नंबर का, दिमाग यूज होगा भरपूर। हु लिख के दे दिया, हु भी सब्जेक्टिव केस है, ये स्टूडेंट्स जो है ये ऑब्जेक्ट तो बन नहीं रहा किसी वर्ब का, वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट ये आ गया। फोकस जो है स्टूडेंट्स पे फोकस थोड़ी करना है, ये फोकस यहाँ पर इंट्रांजिटिव की तरह से काम करेगी। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ऑब्जेक्ट बनने का चारा खत्म है, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बनेगा। एक तो सब्जेक्ट बनने के लिए ये उछल रहा है, एक ये उछल रहा है और एक ये उछल रहा है, 3 सब्जेक्ट हैं जबकि वर्ब केवल 2 हैं। अब उड़ाएं किसको, किसको हटा दें तो काम चल जाए, क्योंकि घर से कोई वर्ब तो लगा नहीं सकते। अब यहाँ पे ईट सिंग घर से कोई वर्ब देने से रहे तो इन तीनों में से एक सब्जेक्ट उड़ेगा, सीधी बात है। अब सब्जेक्ट उड़ाने के लिए पहला तरीका मैंने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, यहाँ हुम लगा देता हूँ। हुम लगाने से दिक्कत क्या हो रही है, बच्चा क्या होता है ना, उसके माइंड में प्रोग्राम फीड है हु हुम का भी, तो यहाँ हुम लगाने के सबसे पहला चेष्टा करेगा वो। एक चीज़ देखा, आगे वर्ब लिखी हुई है और यहाँ चिपका दिया था ऑब्जेक्टिव केस, कभी ऐसा होगा? दूसरी बात, इस वर्ब को तो ऑब्जेक्ट पहले मिल चुका ना यार, तो फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे आ सकता है? रिलेटिव प्रोनाउन अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन होने के साथ साथ क्या काम करता है? किसी नाउन को रेफर करता है, किसी नाउन की जगह पे आता है, इस नाउन की जगह पर आया और अगले क्लॉज में कुछ नाउन वाले काम भी तो करेगा, सब्जेक्ट बनना ऑब्जेक्ट बनना। ऑब्जेक्ट जब पहले ही आ चुका है तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा क्या यहाँ पे? तो इसको तो उड़ाना संभव नहीं है, मतलब होम लगाना संभव नहीं है। होम लगाना संभव नहीं है तो एक काम करो ना, फिर इसको उड़ा ही देते हैं। तो ये वर्ब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब ये सब्जेक्ट, इसमें भी गड़बड़ है, 2 क्लॉज हैं, कंजंक्शन एक भी नहीं आई। तो समझना मेरे भाई, आपको करना क्या पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? इसको नहीं उड़ाया जा सकता क्योंकि ये कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट बनने के साथ साथ कंजंक्शन भी है। अगर इसको उड़ा दिया तो कंजंक्शन ड्रॉप हो जाएगी। उड़ेगा कौन? उड़ेगा ये फालतू है सेंटेंस में, ठीक है, जिसको टीचर कहते हैं ना सुपरफ्लस, ये सुपरफ्लस है। कैसे सुपरफ्लस है?
ये स्टूडेंट नाउन लिख दिया, इसको आगे चल के वर्ब देनी थी बेचारे को, इसको ही संतुष्टि करा दे, भाई देंगे वर्ब देंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया, इसको ही वर्ब दे दी, कोई बात नहीं। ये बेचारा वर्ब का इंतजार करता रहा और तुमने क्या किया, इसी नाउन के लिए एक प्रोनाउन लगा दिया। वो स्टूडेंट जो स्कोर करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स इंग्लिश में, इसी नाउन के लिए एक प्रोनाउन लिखा और वो वर्ब इसको पकड़ा दी। ये कह रहा वाह बहुत बढ़िया, मैं यहाँ वर्ब का इंतजार कर रहा हूँ, मेरी जगह पे कोई और वर्ड लगा के वर्ब उसको पकड़ा दी। जब तक इस नाउन को ही वर्ब नहीं मिली है, एक इसकी जगह पे ये दे का मतलब स्टूडेंट ही तो है। वो स्टूडेंट जो चाहते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करना इंग्लिश में, वो स्टूडेंट्स या उन स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए रीडिंग पर। भाई ये कौन है दे, ये स्टूडेंट्स ही तो है। इस नाउन को अभी तक वर्ब मिली नहीं है, इसी नाउन के लिए एक प्रोनाउन लगा के वर्ब उसको पकड़ा दी, तो ये सुपरफ्लस है, इसकी जरूरत नहीं थी। इस वर्ब का असली हकदार कौन है, ये स्टूडेंट्स है। वो स्टूडेंट जो स्कोर करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स शुड फोकस ऑन रीडिंग। ये वर्ब बेसिकली किसके साथ जाएगी, इस स्टूडेंट्स के साथ जाएगी। समझ में आया? अरे कैसा लगा सेंटेंस, बढ़िया है। ये रीडिंग क्या है, ये जिरंड है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक दो सेंटेंसेस और लिखता हूँ, उससे कुछ और आपके साथ ये हु हुम केयर या कह लो रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। आप इसको नोट कर लो एक बार, बढ़िया से समझ लो एक बार। इस सेंटेंस को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से देख लो, ठीक। चलो जी, इसको नोट कर लो, मैं बोर्ड से एक बार साइड हो रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आ जाओ भाई। अभी जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, वो अभी मैंने आपसे जो सवाल पूछा, 3 क्लॉज कंजंक्शन 2, या सॉरी कहना चाहिए 3 क्लॉज कंजंक्शन 1, उस सवाल का जो जवाब है ना, उसमें आपको एक चीज़ चाहिएगी, बेसिकली एक हिंट चाहिएगा, अगर आप खुद से सोचना चाहते हो तो। अगर इसी टीचर वीचर से हेल्प लेना चाह रहे हो, देखो उनको कुछ मत बताना, उनसे तो डायरेक्टली पूछना। बाकी देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो किसी को कोई नीचा दिखाना या वो कोई मकसद नहीं है मेरे भाई, मेरा सबका सम्मान करता हूँ, मेरे से तो सारी बड़े हैं, मैं तो सबसे छोटा हूँ। एक लड़के ने, जब मैं पेड कोर्स की बात हुई थी ना, तो एक लड़के ने कमेंट भी लिखा था मेरे यूट्यूब पे, इतना फीस तो सर बड़े बड़े टीचर का भी नहीं है, इतना फीस तो बड़े टीचर का भी नहीं होता है। तो भाई मैं तो छोटा ही हूँ, ठीक है, मैं तो भी छोटा हूँ, भी पनपा हूँ यार, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, सबका बहुत सम्मान करता हूँ मैं, किसी ज़्यादा बहसबाजी में करता भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे अपने समझने के तरीके हैं, उनके अपने समझने के तरीके हैं, अपन किसी से बहस नहीं करते हैं, अपन अपना अपने आप पे काम करते हैं, हर रोज़ कुछ नया ढूंढने की सीखने की कोशिश करते हैं, बस यही है अपना तो फंडा। तो ऐसा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई। वैसे अगर आपके साथ मात पे को पढ़ते हो बालक, या मतलब जिनको लगता हो उनकी इंग्लिश ठीक है, इसलिए बोल दिया था मैंने, उसके लिए माफ़ी, ठीक है। अगर वैसा कोई मोटिव नहीं है मेरा। आ जाओ, तो उसमें आपको एक हिंट चाहिएगा, व्हेन टू ओमिट अ कंजंक्शन, एक कंजंक्शन को कब ओमिट किया जाए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब उस पर थोड़ा सा सोच पाओगे। पहले काम करते हैं, अपन 3 सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सैड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये दैट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। शी फिर से क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2। शी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। वुड क्या हो गया, जॉइन क्या हो गया, मेन वर्ब। शी सेड दैट शी वुड जॉइन अमन्स बैच, दैट कंजंक्शन है। शी सब्जेक्ट नंबर 2, वुड हेल्पिंग वर्ब, जॉइन मेन वर्ब, जॉइन व्हाट, बैच ऑब्जेक्ट। ये नाउन है, केस पॉजेसिव है, काम ऑब्जेक्टिव वाले। उसने कहा था कि वो अमन का बैच ज्वाइन करेगी, उसने कहा था कि वो अमन का बैच ज्वाइन करेगी, क्योंकि अमन सर ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए उसने कहा कि वो अमन का बैच ज्वाइन करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। दे थॉट, दे सब्जेक्ट है, थॉट वर्ब है, ये दैट कंजंक्शन है, रजत सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, ठीक है। लिख सकते हो उसको 1 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इतना भारी मामला नहीं 1 2 लिखने वाला। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, विंडोज इसका ऑब्जेक्ट। उन्होंने सोचा था कि रजत ने तोड़ी हैं खिड़कियां, उन्होंने सोचा था कि रजत ने तोड़ी हैं खिड़कियां, ठीक है। अब आई सब्जेक्ट है, नो मेन वर्ब है। ये वेयर भी ना कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, मैं लिखवा देता हूँ, ये अब कैसे समझाऊँ, यहीं लिख देता हूँ एक और सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, ठीक है। अब इस सेंटेंस में वर्ब कितनी है, एक ही है। यहाँ वेयर कंजंक्शन का काम करेगा क्या, नहीं करेगा। एक चीज समझना, अभी मैंने हु को क्या पढ़ाया, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, कंजंक्शन का काम कर रहा था।
एक ये सेंटेंस देखना जरा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मुझे बताना जरा, इसमें वर्ब कितनी, एक ही है? अगर एक ही वर्ब है तो यहाँ ये कंजंक्शन काम करेगा क्या? नहीं। तो ये जो हु है ना, इसको मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाऊंगा। ये जो हु है इसको मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाऊंगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है। सर कंफ्यूज कर रहे हो, समझना। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? ये फ्रेंड की जगह पे आने वाला नाउन है, सॉरी फ्रेंड नाउन की जगह पे आने वाला प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन हो गया। अब समझना, एक है रिलेटिव प्रोनाउन और एक क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दोनों जगह पे हु वर्ड का यूज हो सकता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी। सीधा रामबाण, कहाँ पे रिलेटिव है कहाँ पे इंटेरोगेटिव, बिल्कुल आसान। अगर कंजंक्शन काम कर दे, अगर कंजंक्शन काम कर दे तो रिलेटिव, और ना करे तो इंटेरोगेटिव। यहाँ कंजंक्शन की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये इज क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। ये फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये बेस्ट इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। ये योर इस पे बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही ये जो वेयर वर्ड है ना, ये कंजंक्शन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इनको बोलते हैं एडवर्ब। ये वेयर जो होती है एडवर्ब होती है, पढ़ाऊंगा आगे चल के। जैसे ये जो हु है, ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है ना मेरे भाई। पूरा लिखूं क्या, इंटेरोगेटिव के लिख लोगे, इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग तो। ऐसे ही ये जो वर्ड है ना, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी हो सकती है और रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकती है। यहाँ पे है ये रिलेटिव एडवर्ब, और रिलेटिव एडवर्ब क्या काम करती है, कंजंक्शन की तरह से काम करती है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन, ऐसे ही रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब प्लस में कंजंक्शन। यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, यहाँ ये कंजंक्शन नहीं बनती। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, और ये लिव मेन वर्ब है। इतनी बात आई समझ में? अरे बोलो, चलो समझना। अब जरा एक चीज़ यहीं बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। यही बात बोली, देखो यहाँ दिख भी रही है, यू से पहले आ रहा है डू, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के केस में कोई हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं इससे पहले, ये तो खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो लिंकिंग वर्ब के केस में वो वाली बात फॉलो नहीं होती, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया, क्योंकि बच्चे जरूर पूछते हैं ये वाली बात। तो लिंकिंग वर्ब के केस में वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है इसमें, इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब में। ठीक है, चलो जी। अब ये वेयर हो गया आपका क्या, रिलेटिव एडवर्ब। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। कंजंक्शन काम कर रहा है बेसिकली। मैं सिंपली ये भी कह सकता था याद कर लो भी कंजंक्शन है, लेकिन मुझे पता था उससे काफ़ी सारे सवाल और उत्पन्न हो सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ, वेयर कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन होने के साथ साथ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, एडवर्ब भी है। यहाँ पे ये एडवर्ब प्लस कंजंक्शन है, इसका नाम होता है रिलेटिव एडवर्ब। ये वेयर इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी हो सकता है। कैसे पहचानो रिलेटिव का इंटेरोगेटिव, बिल्कुल आसान है। अगर ये कंजंक्शन का काम कर रहा हो, जैसे यहाँ है, दो वर्ब है तो दो क्लोज हैं, दो क्लोज हैं तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ नहीं कर रहा तो यहाँ इंटेरोगेटिव। अब और भी एग्जांपल लिख देता हूँ, लो यार मैं लिख ही देता हूँ, तुम नहीं मानोगे। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, हाउ, वाई, वेयर और व्हेन। ये जो चार अक्षर है ना, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं और रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं। यही वर्ड, यही रिलेटिव है और यही इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। तो कैसे पहचानोगे भाई कि रिलेटिव है कि इंटेरोगेटिव? बिल्कुल आसान, कंजंक्शन का काम कर रहा हो तो रिलेटिव, ना कर रहा हो तो इंटेरोगेटिव। ऐसे ही हु हुम जो होते हैं ना, ये इंटेरोगेटिव भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं। कैसे पहचानूंगा? अगर कंजंक्शन का काम करेंगे तो रिलेटिव, ना तो इंटेरोगेटिव। याद रह जाएगी इतनी बात। चलो जी, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हिडन मेन वर्ब है, और मनी इसका ऑब्जेक्ट है। आई नो वेयर ही हैज हिडन द मनी, मुझे पता है कि उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। ठीक, अब ये भी कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन। ठीक है, अब एक बात सुनना बड़ी पते की। वैसे तो यहाँ पे वो बात लिखनी थी, अब तुम्हें वो खुद लिखनी पड़ेगी। अभी जो ये बात बोलूँगा तुम्हें खुद लिखनी है, पहले एक बार समझ लो फिर लिखना। शी सेड, यहाँ फुल स्टॉप लग सकता है क्या? आगे सेंटेंस ही खा जाऊँ पूरा, शी सेड, उसने कहा था। बोलो, ये तब सेंटेंस हो सकता है जब मान लो कोई गए
ये बात किसने कही थी? शी सेड, उसने कही थी। यानी पता होना चाहिए क्या बात है। अकेला तो ये सेंटेंस स्टैंड नहीं करेगा। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अकेला क्यों नहीं स्टैंड कर रहा? क्योंकि सेड ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या कहा था बताना जरूरी है। ही सेड, क्या कहा भाई बोल? ऐसी दे थॉट, दे थॉट उन्होंने सोचा। क्या सोचा बताना जरूरी है। दे थॉट, मान लो अब मैं पहले से जिक्र चल रहा हूँ, सवाल चल रहा हूँ, अच्छा ये घटिया सा आइडिया किसने सोचा था? दे थॉट, इन्होंने सोचा था। तो फिर तो समझ में आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, पहले से बताओ कि आइडिया ही ऑब्जेक्ट बनना, तब तो ये सेंटेंस सही है। चलते फिरते ही किसी को कह पाओगे क्या? रोड पे चल रहे हो, दे थॉट, ये बोल के जा पाओगे? भाई अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड हो तभी बोल सकते हो, वरना तो नहीं बोल पाओगे। तो समझना क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि ये सैड वर्ब जो है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये थॉट वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, हर सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना कहोगे दे थॉट अबाउट देयर फ्रेंड्स, वहां पे नहीं हो पाएगा। इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझना कि अगर ये ऑब्जेक्ट इनको चाहिए तो बताओ फिर ऑब्जेक्ट है कौन इनका? शी सेड, उसने कहा था। क्या कहा था? शी सेड व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। मुझे बता दो क्या कहा था, सोच के बताओ जरा। क्या कहा था उसने? शी की ज्वाइन की बैच, क्या कहा था उसने? उसने पूरी बात कही थी। उसने क्या कही थी? ये पूरी बात कही थी। उसने कहा था कि वह अमन का बैच ज्वाइन करेगी, ठीक है। अब ये वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई निकल आया, तो ये पूरी की पूरी बात क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इस पूरे के पूरे क्लॉज है ना मेरे भाई, ये इस पूरे के पूरे क्लॉज ने ऑब्जेक्ट का काम कर दिया। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते कौन है? नाउन होते हैं। इस पूरे के पूरे क्लॉज ने नाउन का काम कर दिया। इस क्लॉज का नाम पड़ेगा नाउन क्लॉज। आगे पढ़ाऊंगा सारे के सारे नाउन क्लॉज क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, अभी खाली हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनो फिर से शुरू से। शी सेड व्हाट, क्या कहा उसने? शी सेड दैट शी वुड ज्वाइन अमन्स बैच, उसने कहा था कि वो अमन का बैच ज्वाइन करेगी। ये पूरी की पूरी बात इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है। ये पूरी की पूरी बात इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। अगर एक क्लॉज नाउन की तरह से बिहेव करने लग जाए तो नाउन क्लॉज कहलाता है। एक चीज ध्यान रखना, अब ये क्लॉज पढ़ाने के बाद ना बच्चा हर सेंटेंस में सर ये क्लॉज हो गया, सर ये एडजेक्टिवल क्लॉज हो गया, सर ये एडवर्ब, नहीं भाई जरूरत नहीं है। ये टूटेगा ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि नाउन क्लॉज बन गया तो अब ये वर्ब होनी बंद हो गई। ये इंडिविजुअल तो ऐसे टूटेंगे। आज भी ये दैट कंजंक्शन ही है, आज भी ये दैट ये शी प्रोनाउन ही है, काम सब्जेक्ट का कर रहा, आज भी ये हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर कोई पूछे दैट से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, तब कहोगे नाउन क्लॉज है। समझ में आया? दे थॉट, उन्होंने सोचा था। क्या सोचा था? कि रजत ने तोड़ी हैं खिड़कियां। पूरा का पूरा क्या बन गया? नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई नो, आई नो, ये नो वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? तब चल सकता जब ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड हो। भाई जवाब कौन जानता है इस सवाल का? आई नो, मैं जानता हूं। कौन अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट? आंसर, जवाब, हाँ कि ना? अगर इसका जवाब आपको पता ना हो, कहने का मतलब अंडरस्टूड कुछ भी ना हो, ऐसे कह पाओगे सीधा आई नो? नहीं कह पाओगे। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए। आई नो, क्या जानता हूं मैं? आई नो व्हाट, उसने कहाँ छुपाए हैं पैसे। ये पूरा का पूरा आई नो से व्हाट का रिप्लाई है? नाउन क्लॉज है, काम ऑब्जेक्ट का है। समझ में आई इतनी बात? अब एक चीज समझ लेना यहाँ बड़े ही ध्यान से, ये तुम्हें लिखनी है। बार 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 3 बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन के लिख लेना, क्योंकि मेरे पास लिखने की अब जगह नहीं बची है। यदि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट, यदि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा नाउन क्लॉज हो, यदि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लॉज हो, ठीक है, नाउन क्लॉज तो मतलब ऑब्जेक्ट तो नाउन ही बनते हैं, तो ऐसे लिख लेना। यदि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लॉज हो, यदि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लॉज हो और उस क्लॉज को जोड़ने वाली कंजंक्शन दैट हो, यदि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लॉज हो और उस क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगी हो दैट, तो उस कंजंक्शन को ड्रॉप किया जा सकता है। ड्रॉप करना है मतलब लिख देना, ड्रॉप किया जा सकता है। मतलब क्या है कि ये दैट आप लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी। आप ऐसा लिख सकते हो शी सेड शी वुड ज्वाइन अमन्स बैच, या आप ऐसा लिख सकते हो शी सेड दैट शी वुड ज्वाइन अमन्स बैच। लिखा हो तो बढ़िया, ना लिखा हो तो उससे भी बढ़िया, गलत कोई सा भी नहीं है। फिर से सुन लो, यदि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट एक क्लॉज हो
और उसे जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगी हो तो उसे ड्रॉप किया जा सकता है। इस दैट को ड्रॉप कर सकते हो। दे थॉट रजत हैड ब्रोकन द विंडोज, उन्होंने सोचा था रजत ने तोड़ी खिड़कियां। ये दैट भी ड्रॉप हो सकता है क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये क्लोज है। ये वेयर ड्रॉप नहीं हो सकता। यहाँ कर दो आई नो ही हैज़ हिडन द मनी, आई नो ही हैज़ हिडन द मनी। यहाँ से इसको उड़ा सकते हैं क्या? यहाँ से नहीं उड़ेगा। आई नो ही हैज़ हिडन द मनी का तो मतलब क्या हो जाएगा? मुझे पता उसने पैसे छुपाए हैं। और पहले मीनिंग क्या था? मुझे पता उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इनको ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका मीनिंग होता है। वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, वाई का मतलब क्यों। इन कंजंक्शनों के अपने मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग तो की है। उसने कहा था कि वो ज्वाइन करेगी अमन का बैच। ये की कोई इंपॉर्टेंस है क्या सेंटेंस में? इसका अपना कोई मीनिंग ही नहीं है, इसलिए इसको ड्रॉप किया जा सकता है। फिर से बता रहा हूँ, यदि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट एक क्लॉज हो और उसे जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगी हो तो उसको ड्रॉप कर सकते हो। दैट को ही क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? क्योंकि दैट का कोई मीनिंग नहीं होता। उसने कहा था वो अमन का बैच ज्वाइन करेगी, उसने कहा था कि वो अमन का बैच ज्वाइन करेगी। ये तो सिर्फ पॉज के लिए आ रहा है, ये तो सिर्फ पॉज का काम कर रहा है, इसका अपना तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है कि उसने पैसे छुपाए हैं। अगर यहाँ दैट लिखा होता ना तो ड्रॉप हो जाता। मुझे पता है कि उसने पैसे छुपाए हैं, मुझे पता है उसने पैसे छुपाए हैं। लेकिन वेयर लिखा हो तो ड्रॉप नहीं हो सकता। मुझे पता है उसने कहाँ छुपाए हैं पैसे, ये वेयर ड्रॉप नहीं होगा। ये दैट ऑप्शनल है, ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट मैंने इस पर भी लगा दिया कि ब्रैकेट इस पर मत लगाओ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कोई चीज़ ऐसे ब्रैकेट में लिखी हो ना तो समझ जाना उसका मतलब वो चीज़ ऑप्शनल है। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ना लिखो तो बल्कि बेटर है। ठीक है, समझ लो। अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट एक क्लॉज हो, उसे जोड़ने वाली कंजंक्शन दैट लगी हो तो उसको ओमिट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसका वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता, वो खाली पॉज देने के काम आती है, तो दैट कैन बी ड्रॉप्ड। इतनी कहानी समझ में आ जाएगी। ये आपके उस चीज़ के लिए हिंट है। ठीक है, इसको हिंट को जानो, फिर सोचने की कोशिश करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको मैंने टेंशन दे दी है, क्लॉज 3 कंजंक्शन 1। ठीक है, उस टेंशन का निवारण अगली क्लास में अपन करेंगे। तो अभी के लिए इसको नोट करो अच्छे से, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।